नमस्कार सर। 44 भाई आयुष्मान सुप्रिया जी आ गई, शशि शशि बहल जी आ गई, सावित्री जी भी है, रेणु है, सब अपने आप। अखिल जी नमस्कार। सर 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 नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। अखिल जी नमस्कार। सर 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 वो मेरे ख्याल से मित्तल साहब की आवाज थी ये। नमस्कार सर। जी सर, जी सर। नमस्कार नमस्कार सभी को। अखिल जी आपको मिल गया एक मैसेज, मैंने भेजा है आपको। हाँ हाँ जी जी भेजा था मिल। देखिए अभी तक हम लोग जो है योगिनी महादशा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए अभी तक जो बिल्कुल फैक्ट है वो ये है कि अभी तक हम लोगों ने केवल सुना था, ना कभी इसको लगाया है, ना इसके कभी फलों को देखा है, और ना कभी ये चेक भी किया है कि ये दशा लगती है कि नहीं लगती। तो अभी हम लोग जो है धीरे धीरे इसको शुरू कर रहे हैं। तो पहले तो सारी दशाओं को पता होना चाहिए। ये 8 योगिनियां हैं। तंत्र शास्त्र में ये देवियां हैं और देवियों के नाम हैं, और इनको क्या किया गया कि इनके फल देने के लिए एक एक ग्रह का स्वामित्व दे दिया गया। इनको थोड़ा सा एक एक और जो है अलग जो है थॉट इंस्टीट्यूशन है, जैसे लूनर एस्ट्रो के जो दीपांशु जी हैं, उन्होंने मतलब जो है एक दूसरा तरीका अपनाया है। उन्होंने कहा मंगला जो है वो मेष लग्न से स्टार्ट होती है, तो मंगला का स्वामी मंगल है, और मंगल जो है वो मंगला अच्छा फल नहीं देती है। वो मतलब जो है ब्लड ब्लड शेड जरूर होता है मंगला की दशा में कोई न कोई। इसी तरीके से पिंगला, उन्होंने कहा ये सेकंड हाउस में वीनस का है, तो पिंगला के लिए उन्होंने वीनस को रखा है। धान्या थर्ड हाउस की है तो वहां उन्होंने उसको मरकरी को रखा है। और इस तरीके से अष्टम हाउस तक उन्होंने, अष्टम हाउस चूंकि सबसे निगेटिव हाउस है तो वहां संकटा को रखा है। तो एक क्रम उन्होंने इस तरह से भी लिया है, लेकिन ये उनका अपना है। हम लोग जो वैदिक तरीके से जो पाराशर जी का जो मत है, हम लोग उसके आधार पर चलेंगे। और पिछले संडे को पारुल ने जो एक तरीका बताया था, उसका भी कारण यही था कि जो दशा चल रही है वो जहां बैठा हुआ है उससे उसी नंबर के हाउस को वो एक्टिवेट करता है। जैसे बताया था राहु छठे भाव में बैठा है, क्योंकि संकटा जो है दशा अष्टम की है, तो राहु अष्टम का विशेष कारक हो गया है। और तो राहु जहां बैठा है वहां से अष्टम हाउस को वो एक्टिवेट करेगा, और छठे भाव में बैठ करके वो लग्न को एक्टिवेट कर रहा था, इसलिए लग्न के लिए वो अच्छा हुआ। तो ये एक कंसेप्ट है, आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग वैदिक में जो योगिनी दशा का प्रयोग और उनका जो क्रम दिया गया है, हम लोग उसी को अडाप्ट अभी करेंगे। जब आगे चल करके इसमें रिसर्च हो रही है, बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो सिस्टम आ जाएगा तो हम लोग उसको अडाप्ट कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग जो है जो 7-8 योगिनियां हैं, मंगला उसको जो है मून को दिया गया है, पिंगला सूर्य को दिया गया है, धान्या जो है वो बुध को दिया गया है, ब्राह्मरी मंगल को दिया गया है, भद्रिका जो है वो भद्रिका बुध का है, पिंगला मंगला पिंगला धान्या बृहस्पति का है। तो इस क्रम से उल्का जो है वो शनि का है, सिद्धा शुक्र का है, और संकटा जो है वो उस तरीके से राहु का है, क्योंकि राहु वहाँ का अष्टम का कारक भी होता है, निगेटिव सबसे है। और सिद्धा जो है वो शुक्र की दशा, शुक्र को माना गया है, और वो सप्तम हाउस का लॉर्ड भी है। वहाँ सप्तम हाउस में उसकी जो है तो 7 वर्ष की उसकी दशा दी गई है, और सप्तम हाउस को जो है वो एक्टिवेट करेगा। जहाँ पर बैठा है वीनस, वहाँ से 7th हाउस को वो एक्टिवेट करता है, क्योंकि 7 जो नेचुरल जोडियक है उसका जो 7th हाउस है वो वीनस की साइन वहाँ पड़ती है। तो ये कंसेप्ट है, इसको अच्छी चीज है, उसको लगा सकते हैं, लगा करके देखेंगे। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है इसमें जो है एक ये बात आई कि यह नक्षत्र आधारित दशा है। ये हम लोगों को पहले तो समझ लेना चाहिए कि नक्षत्र हमारे 27 हैं। विंशोत्तरी दशा में 9 ग्रहों को 27 नक्षत्रों में बांटा गया, तो प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्र दे दिए गए। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में जो योगिनी दशा जहाँ पर पाराशर जी ने बताई है, वहां पर उन्होंने ये लिखा है
कि योगिनी दशा का प्रारंभ रोहिणी नक्षत्र से होता है, आद्रा आद्रा से होता है। माने जो पहली दशा मंगला है, वो मंगला आपने पहले पढ़ा होगा कि आद्रा जो पहला नक्षत्र है वहां से मंगला दशा स्टार्ट होती है। इसका मतलब बात वही आ गई कि आद्रा के पहले जो चार जो हमारे नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, तो यहाँ पर इन्हें जंप करना है। तो जब ये बताया है कि ये आद्रा से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ नक्षत्र हैं इनको बांटा भी गया है 8। अब यहाँ एक दिक्कत आई कि ग्रह यहाँ पर योगिनियां 8 हैं और नक्षत्र 27 है। तो उन्होंने पाराशर जी ने क्या किया कि इसमें 3 नक्षत्रों को 3-3 दिए गए हैं। 3 राशियों को, मंगला को 3 नक्षत्र दिए गए, पिंगला को 3 दिए गए, धान्या को 3 दिए गए। इसके बाद 3 दिया गया सिद्धा को और संकटा को। तो 5 योगिनियों को 3-3 नक्षत्र दिए गए, तो 15 नक्षत्र ये हो गए। और 3 जो योगिनियां हैं, जिसमें भ्रामरी है, भद्रिका है और उल्का है, इन 3 योगिनियों को 4-4 नक्षत्र दिए गए, तो 12 नक्षत्र ये हो गए। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है नक्षत्र योगिनी का, इसमें 2 तरीके से है कि 4 जो है हमारी 3 जो योगिनियां हैं उनको 4-4 नक्षत्र दिए गए हैं और 5 को 3-3 नक्षत्र दिए गए। और ये शुद्ध रूप से नक्षत्र आधारित जो है ये दशा है। अभी तक हम लोग जो अप्लाई करते हैं उसमें पहले साइकिल में, दूसरे साइकिल में, तीसरे साइकिल में उसी तरीके से अप्लाई करते जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठा जब डिस्कशन इसमें हुआ लोगों में, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो वहाँ पर भारतीय विद्या भवन में, देखिए हम लोग कहें कुछ भी, अब इसमें दीपांशु गिरी तो कर रहे हैं रिसर्च, उनका काम चलता रहता है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च वर्क हुआ है वो के राव साहब के ही संरक्षण में भारतीय विद्या भवन में ही हुआ। तो वहां पर उन्होंने जो है ये कहा कि आखिर 36 साल इसकी दशा वर्ष है, और मान लीजिए कोई जो है 80 साल तक जीता है तो उसको 3 साइकिल लगेंगी। तो क्या प्रत्येक साइकिल के बाद घटनाएं उसी प्रकार से घटेंगी जो पहली साइकिल में घटी थी? जैसे मान लिया किसी का विवाह पहली साइकिल में 24 साल में हो गया, तो 36 साल के बाद फिर वही दशा आएगी, तो क्या 60 साल में पुनः विवाह होगा? नहीं होगा। तो वहां पर जब क्वेश्चन मार्क लगा कि नहीं, घटनाएं बदल जाती हैं, उसी दशा में घटनाएं बदल जाती हैं, तो फिर इसको किस प्रकार से रीड किया जाए? तो उसमें एक रिसर्च हुई और रिसर्च बीपी गोयल सर ने की। ये किताब उन्होंने ये रिसर्च पर लिखी हुई, अभी मैंने ऑनलाइन इसको मंगाया है आप लोगों की सेवा के लिए। इसमें देखिए ये किताब है योगिनी महादशा पर, उन्होंने पूरी रिसर्च है इसमें, अभी मैं इसको स्टार्ट किया हुआ पढ़ना। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से विंशोत्तरी दशा में हम नक्षत्र का प्रोग्रेशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा जन्म के समय केतु के नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र में है, तो हम ये कहते हैं कि वहां पर केतु की महादशा में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है। और केतु की महादशा 7 जो है वर्ष तक रहती है। 7 वर्ष के बाद यही चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में प्रोग्रेस कर जाता है, तो हम ये कहते हैं कि अब जो है 7 वर्ष के बाद इसकी दशा जो है शुक्र की दशा स्टार्ट, तो अगला जो है नक्षत्र स्टार्ट हो जाता है चंद्रमा का, हम प्रोग्रेशन लेते हैं नक्षत्र में। तो प्रोग्रेशन ही है, प्रगति है चंद्रमा की, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जैसे जाएगा तो उस नक्षत्र के स्वामी की दशा प्रारंभ हो जाएगी। हम लोग विंशोत्तरी दशा में ये देखते भी हैं, और उसका एक क्रम भी है, सूर्य के बाद चंद्रमा की, चंद्रमा के बाद मंगल की, मंगल के बाद राहु की, राहु के बाद गुरु की, गुरु के बाद शनि, फिर बुध, फिर केतु। और ये क्रम जो है, जो हमारी कक्षाएं हैं, जो हमारी कक्षा है जोडियक में, सूर्य को केंद्र माना गया है। तो सूर्य के सबसे पहले जो है मतलब जो है सूर्य के बाद क्या है, चंद्रमा है, फिर चंद्रमा के बाद जो है बुध। इस तरह से क्रम जो है इनका दशा का क्रम उसी तरीके से रखा गया है।
अब यहाँ पर योगिनी दशा में क्या होगा, इसको हम नक्षत्र को कैसे प्रोग्रेस करेंगे। देखिए, अगर हम नेटल चार्ट को लेंगे तो ये वही चार्ट बना रहेगा तीनों साइकिल में, इस लग्न में जन्म हुआ है। तो जो रिसर्च आई है उस रिसर्च में क्या करते हैं, ये लोग क्या किया कि जैसे मान लीजिए मंगला तो 3 है, तो आद्रा नक्षत्र से स्टार्ट हुआ और 36 साल के बाद फिर आद्रा नक्षत्र शुरू होगा, तो फिर वही चीज आ जाएगी। तो ये कहते हैं कि 36 साल का एक साइकिल आद्रा नक्षत्र में पूरा हो गया, जब 36 के बाद अगला साइकिल आएगा तो इसी इसी दशा की, इसी योगिनी की जो अगला आपका नक्षत्र है, वो नक्षत्र एक्टिव हो जाएगा। जैसे चंद्रमा विंशोत्तरी में चंद्रमा जो है एक नक्षत्र की दशा जो है वर्ष भोगने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसके स्वामी की दशा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर योगिनी वही रहेगी, लेकिन नक्षत्र कहते हैं कि वो नक्षत्र अगला नक्षत्र है, आद्रा के बाद जो है मंगला का दूसरा नक्षत्र चित्रा है, तो कहते हैं चित्रा नक्षत्र एक्टिव हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि कहते हैं चित्रा नक्षत्र जिस राशि में पड़ रहा है, चित्रा नक्षत्र मंगल का है, 2 राशियों में पड़ेगा। जन्म के समय चंद्रमा जो है जिस नक्षत्र के जिस चरण में होगा उसको हम देखेंगे कि वो किस राशि में है। मान लीजिए चित्रा के प्रथम चरण में है तो कन्या में उसमें आ जाएगा, वृष राशि में आ जाएगा। या हम इसको कह सकते हैं मृगशिरा जो है वृष राशि में आ जाएगा और मिथुन में आ जाएगा, उसका अगले 2 चरण मिथुन में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर तृतीय चरण में है तो ये मिथुन राशि में चला जाएगा मृगशिरा, और आद्रा चला जाएगा वो तुला राशि में चला जाएगा। तो हमको ये देखना है कि जो हमारा अगले साइकिल में जो नक्षत्र एक्टिव होता है, वो नक्षत्र जिस राशि में पड़ रहा है उसको लग्न मान ले, और ग्रह जो है वो जन्म के समय के जो ग्रह हैं उन्हीं को रख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं वो जो हमारी दशा है, मान लीजिए मंगला है तो मंगला चंद्रमा की दशा है। अब हम देखेंगे इस नई प्रोग्रेस कुंडली में चंद्रमा कहाँ का स्वामी है और कहाँ बैठा है, तो ये अब दूसरी तरीके से फल देगा। क्योंकि नेटल कुंडली में चंद्रमा कहीं बैठा होगा उसका फल करेगा, जो प्रोग्रेस कुंडली है उसमें चंद्रमा कहीं दूसरी जगह बैठा होगा और दूसरी तरीके का फल करेगा। तो इस प्रकार से घटनाएं जो हैं वो बदल जाती हैं, एक साइकिल के बाद दूसरे साइकिल में घटनाएं बदल जाती हैं। ये एक रिसर्च का ग्रुप है और इस पे काफ़ी रिसर्च हुआ है। और जो मतलब जो है के एन राव सर हैं, वो इसको मानते हैं, उन्होंने इसको इसमें भूमिका भी लिखी है और इसको अप्रूव भी किया है कि इस तरीके से योगी नेता हम लोग क्लियर कर सकते। तो ये बात सबकी समझ में आ गई। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें कि ये एक साइकिल के बाद दूसरे साइकिल में कैसे प्रोग्रेस करते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल चार्ट लेकर के इसको आगे बढ़ाते हैं। अखिल जी जैसे जो कि आप बता रहे, हाँ बताएं, हाँ, सर बताएं। बोले। सर एक एग्जांपल लें, जैसे किसी का श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो 36 साल के बाद अब आद्र नक्षत्र गिनेंगे उसके बाद। हाँ, श्रवण के बाद जो आद्रा आएगा, ठीक तो है सर। आद्रा नक्षत्र जिस राशि में पड़ेगा उस जी राशि को लग्न मानेंगे। अभी एक हम जो चार्ट हमने तैयार किया है उसको लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम आप लोगों के चार्ट लगाएंगे और उस चार्ट के आधार पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि घटना कैसे घटती है। देखिए, एक चार्ट संजय गांधी का है। लगाएं। ये, हाँ, ये फर्स्ट साइकिल में पहले राउंड में ही इनकी डेथ हुई, तो हम इनको देखते हैं। फिर इसके बाद इंदिरा जी की जो है वो दूसरे राउंड में डेथ हुई, तो वहां पर हम प्रोग्रेस कुंडली बना करके देखेंगे। इन 2 चार्टों को अगर हम ठीक से स्टडी कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि सेकंड राउंड में घटना क्या हो रही है और फर्स्ट राउंड में घटना क्या हो रही है। चलिए संजय जी के बनाते हैं 14/12/46। सर एक मिनट रुकिए। टाइम टाइम इनका 9:27 AM दिल्ली।
देखिए ये चार्ट आ गया है। इस चार्ट को, ये मकर लग्न का चार्ट है। मंगल जो है वो 12th हाउस में बैठा है। सूर्य, बुध और केतु ये बैठे हैं 11th हाउस। दसम में गुरु और शुक्र है। अष्टम में चंद्रमा है। सप्तम में शनि बकरी है और पंचम हाउस में राहु। देखिए हमने बताया था कि गुरु और शुक्र या जो शुभ ग्रह, केंद्र के शुभ ग्रह जो है वो लग्न को पावर देते हैं, और त्रिकोण के जो शुभ ग्रह हैं वो लग्न को प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह जो हैं ये दसम हाउस में बैठे हैं, जो लग्न को बहुत पावर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि इनका जन्म एक बहुत अच्छे राजसी परिवार में हुआ, और पूरा लाइफ जितना भी ये जिए, पूरी तरीके से लग्जूरियस लाइफ इन्होंने बिताई। लेकिन यहाँ पर नवम और पंचम हाउस में और लग्न में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, तो लग्न इनकी प्रोटेक्ट नहीं हुई, यानी लग्न बहुत दिन तक जो है वो सरवाइव नहीं कर पाए। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि पहले विंशोत्तरी दशा हम लगाते। विंशोत्तरी दशा में क्योंकि चंद्रमा इनका सिंह राशि में है और 12:30 कला का, कितने अंश का देखिएगा, चंद्रमा 12:30 का है। इसका मतलब ये है कि मघा नक्षत्र है, केतु की महादशा में इनका जन्म हुआ, और शेष जो है वो 5 माह और 6 दिन, क्योंकि 13-20 तक चलना था और 12:30 तक ये चले हैं, तो ये लगभग जो है 40 कला इनका शेष था। तो उसके हिसाब से इनका बहुत कम समय शेष था, क्योंकि केतु की दशा 7 वर्ष की होती है। केतु के बाद जो है, इस केतु की दशा इनकी चली 21/5/1947 तक। इसकी दशा थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो वो बताएं क्या नाम है, पीरियड सन बताइए। सन नहीं, अभी हम इसको देखते हैं ना कि सन जो है, इनकी जो डेथ हुई है वो 80 में हुई है, 21 जून 1980। जी। उस समय इनकी दशा जो चल रही थी, चंद्रमा में बुध की दशा चल रही थी। चंद्रमा में बुध का जो है वो दशा चल रही थी। अब देखिए अरे चंद्रमा को हम देखेंगे, ये सर डेथ रुक इन जाओ है कि नहीं? हाँ एक बोले। मिनट। अरे वो योगनी लगी हुई है, इसमें भी सोमती लाना है। पिछली बार वाली की 80 आ गई और ये खुल गया, ठीक है सर देखो। हाँ, चंद्रमा में बुध जो है वो जून तक चला। 21 अगस्त को 1980 तक चंद्रमा में बुध चला, और इनकी डेथ जो हुई थी वो 21 जून 1980 को हुई। तो चंद्रमा में बुध में इनकी डेथ हुई, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि ये कैसे इसको जस्टिफाई विंशोत्तरी दशा से है। पहले तो हम इनका आयु खंड निकालेंगे, उसको हम लोग निकाल चुके हैं कई बार, कि अल्पायु है इनका 33 वर्ष, और उसके बाद 33 से 66 तक, तो ये इनकी जो है उम्र 34 वर्ष 6 माह और 7 दिन तक इनका टोटल एज रही है। तो इनको क्या हुआ कि बृहस्पति जो है और शुक्र ये संजीवनी योग बना रहे हैं और केंद्र में बैठे हुए हैं। और आप जानते हैं कि जब भी बृहस्पति केंद्र में होता है तो वो कक्षा को वृद्धि कर देता है, लेकिन चंद्रमा बहुत पीड़ित है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ इनका, केवल जो है 33 को इन्होंने पार किया है। तो अल्पायु की वजह से अब इसको अल्पायु भी मान सकते हैं। तो अब उस समय में क्या हुआ कि चंद्रमा सप्तमेश है, इस कुंडली में सप्तमेश जो है वो मार्केश है, और बुध जो है वो आपका षष्ठेश है। तो 6-8 दोनों भाव जो है वो एक्टिव हो गए, और सिंह राशि में है, और मंगल इसको देख रहा है। मंगल इसके नवम में या पंचम में मंगल है, तो मंगल जो है वो एक्सीडेंट का कारक भी है। तो ये जो है शनि, अगर बकरी हम इसको ले लेते हैं तो शनि देख भी रहा है। शनि जो है देख रहा है इसको,
तो इस तरीके से ये विंशोत्तरी दशा में ये तो जस्टिफाइड है कि इस दशा में इनको जो है दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मार्केस की दशा चल रही है और जो है वो लग्नेश जो है वो पीड़ित है। अब हमको देखना है विंशोत्तरी दशा भी क्या इसको जो है जस्टिफाई कर रही है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट साइकिल है इसलिए इसी लग्न को हम मानेंगे। चंद्रमा हमारा 12 अंश 30 कला पर है मघा नक्षत्र में। मघा कैलकुलेट करेंगे तो मघा 10वां नक्षत्र है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 13 हो गए, 8 का भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। पांचवी जो योग है वो भद्रिका है, पांचवी योगिनी जो है वो भद्रिका है, और भद्रिका का स्वामी जो है वो बुध है। देखिए बुध जो है भद्रिका का स्वामी है, और बुध क्या कर रहा है, यहाँ पर जो बुध है वो छठे का स्वामी होकर के और अष्टमेश के साथ बैठा हुआ है। इसको कैसे देखेंगे कि बुध को हमें देखना है कि बुध क्या कर सकता है। बुध षष्ठेश है और दशा जो है इसमें भद्रिका में शुक्र सिद्धा की दशा में इनकी डेथ हुई है। आप इसको योगिनी दशा लगा लें। योगिनी दशा में इनका जून 80, जून 80 जो है 21 जून है, तो जून 80 21 जून कहाँ तक चलेगा। बुध जो है ये 19 जून 1980 से चला और ये आया 7 अगस्त 1980 तक। तो ये आया बुध में शुक्र गुण और शनि उल्का। ये बुध जो है भद्रिका है, सिद्धा शुक्र है, और उल्का जो है वो शनि है। इस पीरियड में इनकी डेथ हुई। अब इन तीनों ग्रहों को हम इस लगन के लिए देखते हैं। शुक्र जो है वो 10वें दशम में बैठा हुआ है, और बुध जो है वो षष्ठेश है। षष्ठेश होकर के अष्टमें सूर्य के साथ में बैठा हुआ है और केतु के साथ। तो इस तरीके से जो है ये, और ये जो है केतु, आप देखिए केतु का प्रभाव लग्नेश शनि पर है, नवम दृष्टि से केतु देख रहा है। तो बुध जो है यहाँ पर बुध पीड़ित है, षष्ठेश है, और केतु और अष्टमेश तीन पापी ग्रहों से माने जो है ये प्रभाव है। और इस तीनों पापी ग्रहों का प्रभाव किस पर है, ये लग्न पर है। बुध षष्ठेश है, सूर्य अष्टमेश है, और केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो राहु केतु इनकी मारक क्षमता ले लेते हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये केतु जो है लग्नेश शनि को देख रहा है, तो ये लग्नेश को इसने पीड़ित किया। इसकी वजह से शुक्र की बुध की दशा यानी भद्रिका दशा में ये घटना घटी। शुक्र को देखते हैं। शुक्र जो है यहाँ पर वो 12वें का स्वामी बृहस्पति के साथ में है, जिसकी एक राशि में बैठा हुआ है मंगल, और शुक्र की एक राशि में बैठा हुआ राहु। तो यहाँ पर क्या हुआ कि शुक्र के एक्टिव होने से मंगल और राहु भी एक्टिव हो गए। और राहु मंगल एक अंगारक योग होता है, आप जानते हैं कि राहु मंगल अंगारक योग है। और वो ईयर तुला राशि जो है वायु तत्व की राशि है। मंगल और राहु जो है अग्नि तत्व का प्रभाव लिए हुए हैं, क्योंकि अंगारक योग बनाते हैं। तो एयर क्रैश में जिसमें जो इनका हवाई जहाज जिसमें बैठे थे वो क्रैश हुआ और आग लग गई, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो वायु तत्व की राशि में ये दो ग्रह बैठे हैं, वायु तत्व को इन्हें एक्टिव किया। और मंगल और राहु, क्योंकि उसकी एक की राशि में मंगल है, गुरु की राशि में जो द्वादश में है, और शुक्र की राशि में जो है वो राहु बैठा है, जो शुक्र से अष्टम में है, शुक्र से अष्टम में है। जिसकी वजह से ये एक अंगारक योग बनाया, मंगल और राहु ये दोनों एक्टिव हो गए।
और ये घटना घट गई। इसमें 6, 8, 12 सभी भाव जो है इन्वॉल्व हो गए। लग्न के लिए तीनों भाव जो खराब हैं, छठे भाव का स्वामी है बुध, अष्टमेश के साथ में बैठा हुआ है, और द्वादशेश के साथ में जो है ये शुक्र बैठा हुआ है, जो इसी अंतर्दशा में का स्वामी। सर एक पॉइंट हम लोग और जोड़ लें, जैसे हाँ सैटर्न आया है तो हाँ जी। हम लोग जो है क्या कहते हैं, सैटर्न मार्केश का भी रोल प्ले कर रहा है। हाँ, मारक भाव में बैठा है, मार्केश हाँ में नहीं, मारक लेकिन नहीं, मारक भाव, ये सप्तम ये देखिए मारक ना, भाव है। ये 11th देखिए ना, कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि क्योंकि सेकंड हाउस में पड़ी हुई है, वो मार्केश इसको हम कह सकते हैं, लेकिन जो दूसरी राशि का फल करता है, ओके, हाँ वो जो है ठीक कह रहे हैं, सेकंड वो और दूसरी 12th के राशियां भाव, याद आ गया। हाँ सेकंड भाव जो है तो लग्न का है, तो वो पीड़ा है वहां पर, तो लग्न को पीड़ित किया और इस तरीके से ये घटना घटी। तो दोनों से आपने देखा कि दोनों दशाएं एक साथ लग रही हैं। विंशोत्तरी दशा जिस घटना की ओर इंगित कर रही है, उसी घटना की ओर जो है ये आपकी योगिनी दशा भी इंगित कर रही है। तो ये जो जैसा कहा गया है इस योगिनी दशा के लिए कि ये जो है विंशोत्तरी की पूरक दशा है। अच्छा, एक और चीज है, विंशोत्तरी का दशा पीरियड ज्यादा है, तो हम उसमें अंदाज उतना नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें अंतर दशाएं निकालेंगे, फिर प्रत्यंतर, उसको माइन्यूट करने के लिए प्रत्यंतर है, फिर सूक्ष्म है और प्राण है, तो वहां तक हमको जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए संकटा में संकटा है, 2 वर्ष का है अधिकतम, 2 वर्ष का जो है पीरियड रहता है, तो 2 वर्ष के लिए हम उसको निकाल सकते हैं कि संकटा में क्या घटना घट सकती है। इसी प्रकार से किसी भी मंगला में मंगला अगर हमें निकालना है, तो उसमें तो कुछ दिन आते हैं, 4 महीना 10 दिन आता है, तो इसको जो है माइन्यूट करके हम आराम से देख सकते हैं। अब किसी प्रकार से दोनों को एक साथ लगा करके हम किसी अन्य घटना को भी हम देख सकते हैं सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में जब हम देखेंगे तो वो कैसे काम करती है, तो एक चार्ट और है, इसको लगाएं जरा एक चार्ट, वहां से हम दोनों दशाओं को निकालेंगे। देखिए, मैंने तो मैनुअल इनको कैलकुलेट किया है पेन और कॉपी लेकर के पूरी कॉपी में लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में जो दशाएं दी गई बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो अगर एक दो चार्ट में हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो हमें समझ में भी आ जाएगा। एक चार्ट है 8 सितंबर 1938 का, 1938 का है, 5:50 AM, प्लेस पटना, पटना बिहार। सिंह लग्न। हाँ, सिंह लग्न का चार्ट है जिसमें सूर्य बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं। देखो आ गया। पहले सभी लोग इस चार्ट को थोड़ा स्टडी करें, एक एक पॉइंट बताएं कि ये चार्ट किस स्तर का है, फिर हम घटना बताएंगे और बताएंगे किसका चार्ट है ये। तो हम लोग जो पढ़े हैं अभी सभी लोग इस चार्ट को देखें। सबसे पहले लग्न को देखते हैं। देखिए, लग्न में लग्ने सूर्य स्वयं बैठा है, तो ये सबसे सबसे अच्छा पॉइंट है। इसके बाद नवमेश मंगल भी वहां पर बैठा है, ये भी सबसे बहुत अच्छा। फिर इसके बाद एकादशेश और द्वितीयेश, ये धन, धन का स्वामी बुध भी वहां बैठा हुआ है और अपने मित्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो ये कुंडली बता रही है कि इसमें एक बहुत बड़ा धन योग और राजयोग है। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे सप्तम हाउस में, जरा हम देखते हैं कि क्या है। सप्तम हाउस में बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हैं, ये योग है, आपने पढ़ा है, इसे गज केसरी योग कहते हैं, इसको गज केसरी योग कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा धन योग है। इसके बाद जो है, अगर शनि को हम बकरी मान लें तो ये यहाँ पर सप्तम में
बैठ करके ये भी एक सप्तम में बहुत अच्छा काम करता है, ये भी एक अच्छी बात है। पंचमेश जो है वो बृहस्पति है और जो त्रिकोण का स्वामी है, और सप्तम हाउस जो केंद्र का स्थान है वहां पर बैठा हुआ है। तो ये भी एक धन योग, बहुत बड़ा राजयोग है। ये कुंडली एक आईएएस अधिकारी की है और 1995 में इसको सर्वोच्च पद सेक्रेटरी, जिसे कहते हैं सचिव, पद पर इसका प्रमोशन हुआ। और उस समय हम दोनों, जो दोनों हमारी दशाएं हैं, विंशोत्तरी दशा क्या है वो बता रही है कि नहीं बता रही, और हमारी योगिनी दशा बता रही कि नहीं बता रही, हम इसको जस्टिफाई करेंगे। तो देखिए, आप ये देख रहे हैं कि कुंडली में बहुत ही पोटेंशी है। लग्नेश लग्न में बैठा है, आपको पहले बता चुके हैं कि जो लग्नेश लग्न में बैठा हो या लग्न को देख रहा हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही फेमस होता है, नेम और फेम बहुत होती है इसकी। और हम यहाँ तक बताया था, अगर के पॉलिटिक्स में जाता है तो विश्व प्रसिद्ध होता है। कई कुंडलियां हमने बताई थी, अटल जी की बताई थी, गांधी जी की बताई थी, अपने मोदी जी की बताई थी, राजीव गांधी की बताई थी, जवाहरलाल नेहरू की बताई थी। इनके सब में जो है लग्नेश लग्न को या तो देख रहा है या लग्न में बैठा हो, ज्यादातर कुंडलियों में। तो ये बहुत परास्परस कुंडली है। अब इसके बाद हमें वो घटना देखनी है। जब आपने कुंडली की पोटेंशी जान ली, पद प्राप्ति जो है या तो दसम हाउस से होती है या पंचम हाउस से होती है। आप ये जानते हैं पंचम हाउस में पद प्राप्ति का भी योग है। तो दोनों दशाओं में दसम या पंचम हाउस जो है वो एक्टिव होना चाहिए। ये आपको याद रखना है प्रमोशन के लिए। देखिए, राहु जो है 3, 6 और 11 में बहुत अच्छा फल करता है, और जिस भी ग्रह के साथ में वो बैठता है उस ग्रह के कारकत्वों को बहुत अधिक बढ़ा देता है। ये आप सिद्धांत आप जानते हैं। जो हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े हैं अभी तक, इन्हीं को धीरे धीरे हम लोग लगाते हैं। किसी भी कुंडली में लगाएंगे तो वो चीजें समझ में आने लगेंगी कि हम लोग कुंडली को किस प्रकार से देखते हैं। पहले तो लग्न को हमने देख लिया, लग्नेश को देख लिया, फिर हम योग को देखेंगे। क्योंकि कुंडली में अकेला ग्रह अगर उच्च का भी है तो कोई विशेष फल नहीं करेगा, आप सब लोग जानते हैं। जब तक वो किसी ग्रह के साथ योग में नहीं है, जब तक वो ग्रह किसी के साथ योग में नहीं। अब ये देखिए, मेष, वृष और मिथुन में संख्या देख लो, 24, 33 और 41 अष्टक वर्ग जो दिया गया है। आप देखिए, नवम, दसम और एकादश में, नवम में 24 हैं, दसम में 33 हैं, एकादश में 41 हैं। और ये सिद्धांत आप सभी लोग जानते हैं, लगाते भले न हो, कि अगर नवम, दसम और एकादश में पढ़ते हुए क्रम में अगर बिंदु हैं तो ऐसा व्यक्ति एक बार जीवन में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है। तो ये कुंडली जो है, अगर हम इसको ठीक से देखना शुरू करें, ठीक से देखना चाहें, तो हम आराम से कुंडली को देख सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पर ये कुंडली बहुत पोटेंशियल है। अष्टक वर्ग भी इसको जस्टिफाई कर रहा है, लग्न भी इसको जस्टिफाई कर रहा है, और आपका गज केसरी योग भी जस्टिफाई कर रहा है। राहु और शुक्र की युति तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में तृतीयेश के साथ में राहु परम मित्र है, वो बैठा हुआ है। तो जब भी शुक्र या राहु एक्टिव होगा तो दसम भाव एक्टिव हो जाएगा, उसमें दसम भाव का बहुत बड़ा फल मिलेगा जब भी शुक्र और राहु दशा अंतर दशा में एक्टिव हो जाएंगे। अब हमको इसे देखनी विंशोत्तरी दशा पहले लगाते हैं। कितना हमने कुंडली को देख लिया कि कुंडली बहुत पोटेंशियल है, योग बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक साथ में है, लग्नेश, नवमेश और षष्ठेश, एकादशेश और द्वितीय जो धन का कार्य है वो वहां पर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा धन योग है। इसकी पोटेंशियल 9, 10, 11 भावों में बैठे हुए मैंने जो है बिंदुओं को भी हमने देख लिया कि पॉजिटिव जो है संकेत दे रहे हैं। अब इस हम देखेंगे कि 95 में इस जातक को सर्वोच्च पद यानी सचिवालय में सचिव पद का दिल्ली में इसको प्रमोशन हुआ, और वो कैबिनेट सचिव जिसे कहते हैं उस तरीके का इसको पद मिला।
अब हम देखते हैं कि विंशोत्तरी दशा क्या कहती है। 1995 में देखिए विंशोत्तरी दशा पहले राहु की दशा से स्टार्ट होते हैं। चंद्रमा जो है वो कहाँ बैठा है चंद्रमा, देखिए कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में मंगल का नक्षत्र 6:40 तक मंगल का है, उसके आगे राहु का आता है। तो मंगल की दशा से स्टार्ट हुआ, धनिष्ठा में है। तो मंगल की दशा जो है वो 3 वर्ष 1 माह और 4 दिन शेष थी। और धनिष्ठा नक्षत्र में जो है योगिनी दशा जो है वो पिंगला की दशा स्टार्ट होती है। धनिष्ठा जो है वो 23वां नक्षत्र है। 26 में 4 का 8 का भाग दे देंगे, 24 2 बचेगा, पिंगला की दशा स्टार्ट हो। अगर आपको चार्ट है तो आप चार्ट से देख सकते हैं, और चार्ट अगर नहीं है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास सॉफ्टवेयर है उसमें आप देख सकते हैं। नमस्कार। तो अब हम, नमस्कार हाँ जी नमस्कार। मिश्रा जी, रेणु क्या नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं रेणु जी। ये किसकी कुंडली है, ये पूछ रही। एक कुंडली है, बिहार के कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं थे, उनकी कुंडली है। और उसको हम लोग डेलिनिएट कर रहे हैं कि सबसे पहले लग्न को देखा कि लग्न में लग्नेश बैठा हुआ है नवमेश मंगल के साथ में, और 11 और 2 का स्वामी जो बुध है वो धनेश है, वो भी वहाँ बैठा हुआ, एक बहुत बड़ा धन योग है। और लग्न और नवम का कॉम्बिनेशन है, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। सप्तम हाउस में आपका मंगल चंद्रमा और गुरु बैठा, ये गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा धन योग है। तृतीय भाव में राहु जो है वो दशमेश के साथ में बैठा हुआ है, जहाँ पर शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, ये भी एक बहुत बड़ा योग है। जब भी 2-11 ये का दोनों एक संबंध भी साथ लग्न एक्टिव में है ना? होंगे तो 2-11 का हाँ हाँ वही संबंध है बताया। ना? हाँ, धन हाँ धन वही तो बताया ना, बुध, बुध जो है बुध 1 2 लग्न में 11 बैठे का हैं। संबंध बन गया, बहुत बड़ा धन योग है। जी। तो उसी को हम लोग देख रहे थे कि मतलब जो है कि 1995 में इसको ये जो अपना लास्ट जो सबसे बड़ा पद होता है सचिव, कैबिनेट सचिव, उस पद पर इसका प्रमोशन हुआ था। तो हमें ये देखना है कि दशाएं लगा करके दोनों दशाएं क्या उस चीज को इंगित कर रही कि नहीं। देखिए हम ये बता रहे हैं कि भविष्यवाणी करने के लिए जब तक हम 10 20 25 50 कुंडलियों पर रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो घटना हमको पता है उसके आधार पर हम ग्रहों को उनके दशा और अंतर्दशा से ग्रहों की पोजीशन को हम जब समझ लेंगे तो हम उस प्रकार के आगे किसी भी, पहले तो पोटेंशी देखेंगे कुंडली की पोटेंशी क्या है। मान लीजिए यही अगर बहुत कमजोर होती तो उसका सचिव लेवल पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत पोटेंशियल है, तो इसके लिए इसीलिए इसको हम रखते हैं इसमें। तो इसको हम विंशोत्तरी दशा में राहु की दशा जो है 1959 तक रही, मंगल की दशा शेष थी जो 3 वर्ष 1 माह और 4 दिन। इसके बाद जो है राहु की दशा 1959 तक चली, अक्टूबर। फिर गुरु की दशा 1975 तक आ गई। शनि की दशा जो है 94 तक चली। बुध की दशा जो है वो 12-10-2011 तक है। हमें 95 देखना है, तो 95 में देखेंगे कि बुध यहाँ पर क्या है, लाभेश है। बुध की दशा में ये घटना घटी, बुध यहाँ लाभेश है, द्वितीय से ये धन देगा। बैठा कहाँ है, बैठा लग्नेश के साथ में है और नवमेश के साथ में है। इस दशा में धन और उच्च पद जो है आज मिलने की पूर्ण संभावना है। लग्न का मित्र भी है, सूर्य का मित्र है। धन योग जो है आपने देख ही लिए सब। अब इसका जो अंतर है तो दशा वर्ष जरा निकालते हैं। अंतर दशा जो है देखो वो 1900 पीरियड बुध में बताएं। बुध जो है, बुध में केतु, पीरियड बुध सन। में 1995 95 वही आ जाएगा ना। बुध में बुध जो है 94 से स्टार्ट हुआ 97 तक जाएगा, तो बुध में बुध जो आ गया, बुध में बुध हमारा जो है 94 तक रहा। बुध में केतु जो है
स्टार्ट हुआ 97 से, तो बुध में ही ये घटना घटी। अब बुध को आप किस तरीके से देखेंगे? एक तो बुध जो है लग्न में बैठा हुआ है, इसकी महादशा का फल किसको मिलेगा? लग्न यानी जातक, और वहां पर लग्न का स्वामी भी बैठा हुआ है। तो धन योग जो है, क्योंकि बुध 2 और 6, 2 और 11 को एक्टिवेट किया, धन लग्न के साथ, लग्नेश के साथ बैठा, इसलिए जो है वो जातक स्वयं एलिवेट हुआ। और सूर्य जो है वो राज सत्ता का कारक है, बड़े पद का कारक है, सूर्य के साथ में है तो सूर्य भी एक्टिव हो जाता है। क्योंकि बुध एक्टिव हुआ तो उसने मंगल और बुध सूर्य को भी एक्टिव कर दिया। जो आप जानते हैं कि ग्रह जहाँ बैठा है उस भाव को, और दशम का स्वामी जो है वो शुक्र है। अब देखिए, ये अभी इन्वॉल्व नहीं है। योगिनी महादशा में हम देखेंगे कि योगिनी में पिंगला में इसका जन्म हुआ था। तो ये आपकी विंशोत्तरी दशा तो बता रही है कि मतलब जो है एक बड़ा धन योग था, धन उसको मिला, पद और प्रतिष्ठा मिली, क्योंकि मंगल जो है नवमेश है और सूर्य जो है वो राज सत्ता का दशम का कारक। तो इसलिए 9, 10 और लग्न सब इन्वॉल्व हो गए इसमें। और 3 माने 2 और 11 धन योग इन्वॉल्व हो गया, यानी धन भी मिला, पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली। सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है। मंगल जो है वो भाग्य से, वहां पर केतु बैठा हुआ है, हालांकि थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये योगिनी दशा भी, हमारा मुख्य उद्देश्य तो अभी योगिनी दशा को पढ़ना है, योगिनी दशा किस तरीके से काम कर रही है। तो ये अगर इसका जन्म जो है वो 39 का है, 38 का, और 95 में, तो ये बता दिए 95 में से 38 जब हम निकालेंगे, 10 5 15 7, यहाँ रहेगा 8 में 3 5, ये सेकंड राउंड आता है, 57 साल का सेकंड राउंड। तो अब हम इसको उस तरीके से देखेंगे कि क्या प्रोग्रेशन न लेने पर भी ये घटना घट रही है, या प्रोग्रेशन लेने पर ही घटना घटेगी, इसको हम यहाँ से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका जन्म जो है धान्या 3 वर्ष की है, पिंगला का जो शेष था वो 10 माह और 18 दिन शेष था, क्योंकि 2 वर्ष है। और ये इसका चंद्रमा का जो आपने देखा कि चंद्रमा का डिग्री जो है वो 0 अंश और 46 कला है। 0 अंश 46 कला है, किस राशि में है? कुंभ राशि में। धनिष्ठा नक्षत्र आता मंगल का, और धनिष्ठा कहाँ तक जाएगा? धनिष्ठा जाता है 6:40 तक। तो 6:40 तक अगर चल लेता ये, तो पूरी पिंगला इसकी पार हो जाती। लेकिन जो है इसने चला कितना? 6:40 में से हमने घटा दिया, 0:46 है, तो 5 अंश 54 कला जो है इसको चलना और शेष है, तब इसकी पूरी दशा होती है। तो 554 कला में जो है जिसको 800 कला अगर ये पूरा चलता तो 2 वर्ष इसको मिल जाता। पूरा नक्षत्र अगर चंद्रमा चलता तो पिंगला की 2 वर्ष की दशा होती। लेकिन अब इसको चलना कितना शेष है? 554 कला शेष है। तो उसमें हमने निकाल लिया, तो ये 10 माह और 8 दिन आया। इसको समझ लीजिएगा, पिंगला 10 माह और 8 दिन का ही रहा। पिंगला का शेष समय 36 साल के बाद आएगा, क्योंकि 36 साल तक पिंगला का ये पीरियड जो है वो काम करेगा। अभी इसको आगे बताएंगे। 36 में क्या होगा? पिंगला जहां से हुई 36 साल के बाद यही जो है यहीं से स्टार्ट होगी। और चूंकि पूरी योगिनियां चलेंगी, इसलिए पिंगला की जो शेष दशा है, ये जो 10 माह है, तो कुल दशा 2 वर्ष है। 2 वर्ष में 10 माह और 18 दिन जब हम घटाएंगे तो हमारे पास 12 दिन ये बच गए, यहाँ 11 महीने बच गए, और यहाँ बचा 1 वर्ष 11 माह और 12 दिन। ये 36 साल के बाद आएगा, क्योंकि वो उसको चलना पड़ेगा ना। पहले तो निकल गई, वो दशा जन्म के पहले निकल गई कितनी? 1 वर्ष 11 माह 2 दिन। तो बची कितनी? जन्म किसमें हुआ? वो बची जो है 10 माह और 18 दिन। तो इसको आगे हम अभी कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बाद जो है जन्म हुआ इसका 8/9/1938 को, और 10 महीने 18 माह
18 दिन जब जोड़ देते हैं तो 26/7/39 तक चली, यानी 26 जुलाई 39 तक जो है ये मंगला पिंगला दशा चली। इसको समझ लीजिए, कागज पेन रखिए, सॉफ्टवेयर में तो पूरा है, उन्होंने बता दिया, लेकिन आपको आना चाहिए कि जहां से दशा स्टार्ट हुई है उसके पहले वाली दशा 36 साल के बाद लगेगी, क्योंकि 36 साल में वहीं तक पहुंचेगी जितनी दशा उसके जो है शेष रह गई। 3 वर्ष जब धान्या के जोड़ेंगे तो ये 42 तक आ गई, फिर भ्रामरी 46 तक आ गई, भद्रिका 51 तक आ गई, उल्का जो 57 तक आ गई, सिद्धा 64 तक आ गई, संकटा 72 तक आ गई। फिर इसके बाद जो है मंगला फिर 1 वर्ष की आ गई, संकटा के बाद मंगला आ गई 1 वर्ष 73 तक। फिर इसके बाद आया कि इसमें पिंगला जो है कितना शेष रह गया था, पिंगला जो शेष रह गया था 1 वर्ष 11 माह और 12 दिन। तो इसमें जब हम 1 वर्ष 11 माह और 12 दिन जोड़ करके फिर आगे निकालेंगे तो सेकंड साइकिल स्टार्ट होगी, पिंगला 75 तक आती है, फिर धान्या 78 तक आएगी, भ्रामरी 82 तक आएगी, भद्रिका 87 तक आएगी, उल्का जो है 94 तक आएगी, और सिद्धा जो है वो 2001 तक। 94 तक उल्का है, इसके बाद सिद्धा है, हमें 95 देखना है। तो सिद्धा में सिद्धा का अगर अंतर निकालेंगे तो 1 वर्ष 4 माह 10 दिन आता है। टेबल आज सब लोगों के पास होगी, नहीं तो ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। सिद्धा में सिद्धा 1 वर्ष 4 माह और 10 दिन होता है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो 1 वर्ष 4 माह और 10 दिन जब इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाता है आपका 95 जून तक। तो सिद्धा में संकटा, अब देखिए ये घटना जो घटी है वो सिद्धा में संकटा में ये घटना घटी। इसको जब आप देखेंगे और इसमें भी देखेंगे, योगिनी दशा जब आप लगाएंगे तो 95 में जरा योगिनी दशा लगाएं, ये तो हमने कैलकुलेट करके निकाली। सिद्धा में संकटा, हेलो अकेली जरा योगिनी दशा लगाएं। वो बताइए सन 1995 95। वीनस में राहु। हाँ जी, वीनस में राहु, ये दिसंबर 94 से शुरू हुआ और जो है ये जुलाई 96 तक चला गया, वीनस में राहु। और अगर हम उसमें देखें, हमने जो कैलकुलेट किया वो सिद्धा में संकटा, तो सिद्धा किसकी है? वीनस की है, संकटा राहु की है। वीनस राहु में ये घटना घटी। अभी हम लोग जो पढ़ चुके हैं कि वीनस राहु में घटना घटी। वीनस राहु इस कुंडली में देखिए कैसे हैं। वीनस राहु यहाँ पर एकादश भाव में, तृतीय भाव में बैठे हैं। तो राहु और वीनस जो है, वीनस क्या करेगा? वीनस दशम का फल करेगा, वीनस दशम का फल करेगा। राहु इसको तो दशम संबंधी जो है एक घटना घटी जिसमें उसको उच्च पद मिला। ये तो हमने सीधे सीधे ऐसे ही देख लिया कि साइकिल में हमने प्रोग्रेशन नहीं लिया, तो भी ये घटना हमको दिख रही है, क्योंकि वो दशम भाव से संबंधित हमको फल मिल रहा है। ठीक है ना? क्योंकि दशम भाव का स्वामी जो है अपने ही घर में बैठा हुआ है और ये राहु के नक्षत्र में भी बैठा हुआ है। शुक्र जो है वो राहु के नक्षत्र में है, स्वाति। तो राहु को भी एक्टिवेट कर दिया राहु के साथ में। वैसे राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको एक्टिवेट कर देता है, उसका फल ले लेता है। तो राहु यहाँ बैठा 27 अंश का। तो राहु जो है वो किसके नक्षत्र में? 27 अंश का जो है गुरु का नक्षत्र होता है, तुला राशि में गुरु का नक्षत्र होता है।
तो गुरु जो है देखिए दसम से दसम में बैठा हुआ है, गुरु दसम से दसम में बैठा है, पंचम का स्वामी भी है, पद प्राप्ति के लिए जो है वो गुरु क्वालिफाइड है। तो राहु ने शुक्र को, गुरु को, पंचम हाउस को, दसम हाउस को, सबको एक्टिवेट कर दिया। तो ये घटना घट गई, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि क्या उसी तरीके से घटनाएं घटेंगी, पहले साइकिल में अगर सिद्धा संकटा में कोई घटना घटी थी तो प्रमोशन पहले में हुआ, हो सकता है हुआ हो प्रमोशन, छोटा प्रमोशन हुआ हो, लेकिन इसको जब प्रोग्रेशन हमें सीखना है, प्रोग्रेशन में क्या करेंगे, ये सेकंड साइकिल में पिंगला जो दशा थी उसका दूसरा जो है आता है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो कहाँ कहाँ आता है, पुनर्वसु नक्षत्र जो है कर्क में आएगा। हाँ कर्क में आएगा, हम्म। मिथुन में भी है ना। हाँ जी, मिथुन और कर्क में। हाँ मिथुन और कर्क में दोनों में मतलब जो आएगा। तो ये चंद्रमा आया किसमें, तृतीय चरण में आया है। तो तृतीय चरण कहाँ पर पड़ेगा, मिथुन राशि में पड़ेगा, क्योंकि पुनर्वसु के 3 चरण मिथुन में है और 1 चरण कर्क में है, आप ये तो जानते ही होंगे। 3 चरण जो है वो मिथुन राशि में है, 2 मंगल के, 4 राहु के, 6 और 3 जो है गुरु के, 9 चरण होते हैं। तो मिथुन लग्न अगर हम इसको मान लें तो मिथुन लग्न मानने के बाद जरा देखिए कैसे बनाएगा, ग्रह वही रखेंगे। मिथुन लग्न के लिए आप ये देखिए, शुक्र जो है कहाँ का, पंचम का स्वामी हो गया, और राहु वही पंचम हाउस में बैठा हुआ। जब हम मिथुन लग्न ले लेंगे तो देखो मिथुन लग्न में जो है राहु और शुक्र कहाँ बैठेंगे, पंचम हाउस। पंचम हाउस पद प्राप्ति का भाव है, और इसमें हमें ये क्या करना है, प्रोग्रेशन कुंडली जो है और अच्छी हो गई। कैसे अच्छी हो गई, देखिए गज केसरी योग जो पहले सप्तम हाउस में बन रहा था, अब गज केसरी योग नवम हाउस में बन रहा है। ये जो है मिथुन लग्न से ये नवम हाउस में गज केसरी योग बन रहा है। पंचम हाउस में शुक्र जो है पंचमेश हो गया, शुक्र अभी वहां दसमेश और तृतीयेश था, अब यहाँ पर शुक्र जो है वो पंचमेश हो गया जो पद प्राप्ति के लिए है। अब इसके बाद जो है शनि, शनि जो है यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि नवमेश जो है दसम में पहुंच गया। अभी शनि जो है लग्न से अष्टम में था, मिथुन लग्न के लिए यही शनि जो है नवमेश होकर के दसम में पहुंच गया, एक और मतलब धन योग बना दिया। और यहाँ पर नवम और दसम का एक्सचेंज भी है, जैसे वहां 7 और 8 का एक्सचेंज खराब माना जाता है, लेकिन मिथुन लग्न में ये 9 और 10 का एक्सचेंज हो गया, बृहस्पति और शनि का। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली और पोटेंशियल हो गई, क्योंकि वो जो योग थे वो सब योग इसमें अभी भी लग रहे हैं, और एडिशनल 2 योग हो गए, 9 और 10 का एक्सचेंज हो गया। जो पहले 7 और 8 का दोनों खराब भाव थे, एक मारक भाव था, एक डेथ का भाव था। तो यहाँ पर जो है मिथुन लग्न के लिए वही 9-10 का एक्सचेंज भी है। प्रोग्रेस कुंडली जो है वो जन्म कुंडली से ज्यादा पोटेंशियल हो गई, और त्रिकोण में 3 शुभ ग्रह, एक तरफ शुक्र है, दो तरफ गुरु और चंद्रमा है दूसरी तरफ। तो इस तरीके से ये लग्न बलवान हो गई। तो शुक्र और राहु की दशा में ये घटना घटी। तो जो है अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो दशमेश है, जन्म कुंडली का दशमेश जो है यहाँ त्रिकोण में आ गया प्रोग्रेस कुंडली में, तो ये भी एक राजयोग बन गया, केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो गया। वहां पर दशमेश जो है तृतीय भाव में थे, पाप भाव में था, 3, 6, 11 त्रिक भाव है। लेकिन यहाँ पर जो जन्म कुंडली का दशमेश, जैसे वहाँ नवांश वन देखते हैं कि नवांश में किसी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया, ठीक इसी प्रकार प्रोग्रेस कुंडली में जो दशमेश था उस लग्न कुंडली का शुक्र, वो प्रोग्रेस कुंडली के पंचम हाउस में आ गया, मिथुन लग्न से वो पंचम हाउस में आ गया। तो ये प्रोग्रेस कुंडली भी लागू होती है, इससे भी वही घटना निकलती है। हम लोगों को पता नहीं था, केवल ये एक भ्रम था कि इस तरीके से जो है क्या घटनाएं रिपीट होती हैं।
तो रिपीट तो ये तो कहीं कंसेप्ट दिया नहीं था पारस सर जी ने, इसमें लोगों ने रिसर्च की तो ये पाया कि जिस तरीके से चंद्रमा जो है विंशोत्तरी दशा में नक्षत्र को प्रोग्रेस करता है, तो यहाँ पर भी नक्षत्र को प्रोग्रेस करके पिंगला या मंगला जो भी योगिनी है वो नक्षत्र को प्रोग्रेस करके उसको बनाती है। तो जब प्रोग्रेस करेंगी तो प्रोग्रेस कुंडली बन जाएगी और वो नेटल कुंडली के सापेक्ष हम उसको देखेंगे, उसका लगने से कहीं खराब तो नहीं हो गया, इसका दसवें जो है इसका कहीं अच्छे भाव में आ गया। किस भाव को हमें फल देखना है, वो प्रोग्रेस कुंडली के केंद्र त्रिकोण में आ गया कि नहीं आ गया। हमें दसम भाव का फल देखना था तो उसका दसवें जो है प्रोग्रेस कुंडली के त्रिकोण में आ गया। तो इस तरीके से इस कुंडली को हम देखते हैं। अब अगर किसी को कुछ पूछना हो, देखिए ये चीज समझने की है, बात बाकी अप्लाई आप सब लोगों को इंडिविजुअल करना। अब सर ये देखिए, ब्रजेश मिश्रा की कुंडली है? पता नहीं किसकी कुंडली, ब्रजेश बिहार मिश्रा, के हैं। हाँ ब्रजेश मिश्रा थे ना, ये हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइम वाजपेयी सेक्रेटरी के, रहे हाँ हैं। हाँ उसके सेक्रेटरी थे। 95 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो हाँ प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये सुप्रिया कुछ पूछना चाह रही है। हाँ जी सर। बोलो, सर बताएं। ये जी सर, जैसे अभी हमने ये पुनर्वसु नक्षत्र को लग्न बनाकर हमने अभी प्रिडिक्शन किया तो एकदम एग्जैक्ट आ रहा था, तो हमने फर्स्ट चांस में लग्न लग्न ये अपने सिंह लग्न को ही मान के क्यों चले, हमने धनिष्ठा क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम नहीं, चंद्रमा के नक्षत्र। देखिए उसमें चंद्रमा भी एक लग्न है। जी 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 उसमें चंद्रमा का जब हम, चूंकि चंद्रमा आधारित, जी चंद्रमा जो है हमारा पहले धनिष्ठा नक्षत्र में है तो हमने धनिष्ठा को ही लग्न मान करके उसको दिया। लेकिन जो जी लग्न तो हमें जातक को उसमें जन्म के समय जो लग्न मिली उसी अच्छा के अच्छा, वो सापेक्ष भी- हम उसको देखेंगे। जी जी प्रोग्रेस जी कुंडली में जैसे वर्ष कुंडली आती है तो जी वर्ष कुंडली में लग्न बदल जाती है, वो लग्न जी जिस भाव से होती है उस भाव का फल मिलता है उस वर्ष। तो यहाँ पर भी जी प्रोग्रेस कुंडली का मतलब ये हुआ कि इस जो है 95 में जो ये जो दशा, तो यही क्रम तो यही रहा, योगिनियां यही हैं। तो जी ये सर। कहा गया कि घटनाएं रिपीट नहीं होती हैं, घटनाएं हाँ बदल जी जाती हैं। हाँ जी, तो इसलिए बदलने के लिए उन्होंने कहा कि नक्षत्र बदल रहा है। जी जी जी, जो तो 3 नक्षत्र नक्षत्र 4 हाँ, नक्षत्र हैं। हाँ नक्षत्र जो है वो ये चूंकि तृतीय चरण है और जी 3 चरण पुनर्वसु के मिथुन राशि में आते हैं, तो जी मिथुन राशि को लग्न मानकर हम यहाँ चंद्रमा को बैठा दें तो जी बात जी वही हो गई। वहां हाँ जी, चंद्रमा को हमने बैठाला था कहाँ पर, चंद्रमा को बैठाला था कुंभ राशि में। सर धनिष्ठा। ये हाँ चार्ट ये दिख रहा सर क्या स्क्रीन पे कि नहीं दिख रहा कुछ? हाँ, हाँ दिख रहा चार्ट है, दिख रहा। नहीं नहीं नहीं, ये वाला राशि चार्ट नहीं, ये दशा वाला, ये पिंगला मांगला धन्या वाला। दिख रहा है। योगिनी दिख रहा है, हाँ योगिनी। योगिनी नहीं, वाला, हाँ अरे अरे ये जिसमें लिखा हुआ है वर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगला पिंगला धान्या ब्राह्मणी, ये दिख रहा है आप लोगों को क्या? नहीं नहीं ये तो नहीं दिख जिसमें रहा। एक छड़ी टाइप की दिखाई जा रही है। नहीं 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 दिख रहा अच्छा, है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको, देखिए सर मैं इसको डाल रहा हूँ, तो ये बाद में जो अगर आप ओके करेंगे तो इसको ग्रुप में डाल देंगे, अगर ये सही बना है तो ठीक है। आप इसके हिसाब से सर देखिए सर जरा क्या कह रही हैं। एक एक बात और पूछ रही थी। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जैसे कि हमारे ये इतने बड़े बड़े 7 साल 8 साल की है ना दशाएं, पीरियड है, तो हाँ इनके अंदर का तो हमने देखा कि ये मतलब इनके अंदर जो अंतरदशा आ रही है उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा कि वो कहाँ बैठे हैं, किसका स्वामी होके बैठे हैं, है ना? हाँ लेकिन हाँ नक्षत्र हम वही हाँ लेंगे, नक्षत्र हम एक ही लेंगे जो चल रहा है फर्स्ट, जैसे कि अभी हमने देखिए अ, ये सुनिए, जी योगिनियां तो सर वही है, सर ये उसका चार्ट, सर ये चार्ट दिख गया सर? बिल्कुल है बिल्कुल सर सही जी, चार्ट है, इसको डाल दीजिए तो ये सब लोगों को पता चल जाएगा इसी से कि आप बता भी दीजिए इन लोगों को क्या पर्पस है इनका, जो देखिए कुछ जो लोगों को नहीं समझ पिंगला में। दशा है, पिंगला में 3 नक्षत्र हैं, जी पुनर्वसु दिया गया है, स्वाति दिया गया है स्वाति, और धनिष्ठा दिया गया है। जी जी तो धनिष्ठा, देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा है, तो धनिष्ठा नक्षत्र के आधार पर जो है पहले हमने D1 चार्ट को हाँ जी एनालाइज किया कि जी जी पहले राउंड में धनिष्ठा नक्षत्र हमारा एक्टिव है, इसकी जी वजह से जो घटनाएं घट रही हैं वो पूरा हमने देख लिया।
अब जब ये पूरा इसमें 36 साल पूरे हो 36 जाएंगे फिर उसके तो बाद क्या करेगा पुनर्वसु। कि जिस तरह से चंद्रमा प्रोग्रेस करता है अगले नक्षत्र में जब जाता है, जी जी तो धनिष्ठा के बाद जो है, जो नक्षत्रों की नंबर 3 पे धनिष्ठा आया है, हाँ जी। धनिष्ठा के बाद जब भी आएगा तो अगला नक्षत्र पिंगला के लिए कौन सा आएगा? पुनर्वसु आएगा। पुनर्वसु। जी जी तो जी सेकंड राउंड पुनर्वसु को हो गया हाँ और जी ठीक थर्ड है। राउंड जो है वो स्वाति का होगा। बाकी तो होगा जी जी बिल्कुल ठीक है इस सर तरीके से जी। लेंगे। हाँ जी लेकिन तो सर जब हम जैसे हमने अभी ये पिंगला को देखा है जो 2 साल की थी, मान लीजिए उल्का या सिद्धा को देखेंगे तो हमको सिर्फ वही मतलब पूरे टाइम एक ही मतलब आफ्टर 36 ईयर ही वो नेक्स्ट चेंज करेंगे नक्षत्र, है ना? देखो हाँ जी, रुको, हेलो, देखो क्या नाम है सुप्रिया, देखो एक चीज हम बता रहे हैं। जी ऐसा जी है कि शायद आप पिछले संडे थी नहीं, क्लास नहीं अटेंड करी शायद आपने मैंने ना। देखी सर आपने कोई बात ना नहीं, तो चलो कोई बात, अरे चलिए वो इशू नहीं है। देखिए ये जैसे हमारा विषुवंतरी दशा हो, सर परमिशन है आपकी तरफ से? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बताइए। जैसे आपने विषुवंतरी दशा देखा तो उसका सारे ग्रहों की जब गणना करते हैं ना, हर ग्रह की अलग अलग दशा वर्ष होती है, इतने साल ये चलेगी, इतने साल ये चलेगी, इतने साल ये चलेगी। जी तो वो सर टोटल जो वर्ष निकलता है जाकर जोड़ते हैं तो 120 निकलता है जाकर हाँ के। जी 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 ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बृहस्पति 16 है, राहु की 18 है, तो ऐसे जोड़ेंगे तो 120 आता है। हाँ जी ऐसे ही क्या है कि यहाँ जब पे आप जो 36 है है ये जो योगिनी दशा है, तो जब जी आप योगिनी दशा में अलग नाम से यूज करते हैं हम लोग, मंगला हो गई, पिंगला हो गई, धान्या, भ्रामरी, भद्रा, उनका सिद्धा, संकटा। तो अब जी ये इन नामों को जो है प्लेनेट का भी एक उपनाम दे दिया गया या प्लेनेट से उसको जोड़ दिया गया। तो जैसे मंगला है तो मंगला में चंद्रमा हो गया, पिंगला है तो आपका सूर्य हो गया, धान्या है तो आपका गुरु हो गया। तो ऐसे ही क्या है, आप इसको समझ लो, इस चार्ट को, मंगला की दशा 1 वर्ष होगी, पिंगला जी की 2 वर्ष, धान्या की 3, भ्रामरी की 4, भद्रा 5 और संकटा 8। जब इन सबको जोड़ोगी आप तो हो जाएगा वो 36। ठीक है, तो जी सर ने ये बताया है कि जब भी किसी का व्यक्ति का जन्म होता है तो चंद्रमा की नक्षत्र में होता है, और ये जो योगिनी दशा है ये चंद्रमा पे बेस्ड आउट है। ठीक है, ये जी सर चंद्रमा पे बेस्ड आउट है। जब आप जो देखेंगी तो अब जैसे किसी का मान लीजिए मंगल की दशा में जन्म हुआ, तो मंगल चंद्रमा का जो नक्षत्र होगा मंगल के उसमें होगा तो कुछ डिग्री पे होगा। तो जो डिग्री उसकी निकल चुकी है उसको छोड़ देंगे, जितना उसका रह गया वो उसका चलना बाकी रह जाएगा। तो जी ऐसे ही यहाँ पर भी है, चंद्रमा की डिग्री देखी तो पता चला चंद्रमा की इतनी डिग्री है, तो उस डिग्री के हिसाब से एक जो है क्या कहते हैं नक्षत्र का मान होता है। अब उस नक्षत्र का मान जैसे हो गया, नक्षत्र जैसे 13-20 का होता है, तो उस 13-20 में मान लीजिए इतने डिग्री से इतने डिग्री चल चुका वो, तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको आपको जो है क्या कहते हैं माइनस कर देंगे, जितना हाँ बच जी जाएगा उसके हिसाब से उसका पीरियड निकाल लेंगे। तो जी जी अब है क्या कि जैसे इस कुंडली में जो एग्जाम्पल था, तो उसमें उसकी चंद्रमा को जो नक्षत्र था वो धनिष्ठा में आया था। हाँ ठीक है, जी तो वो जी धनिष्ठा में क्या था, यानी कि वो उसका दशा स्वामी सूर्य निकला जा करके। जी तो हम जी लोग धनिष्ठा में देखा तो पता चला धनिष्ठा का जो पीरियड होता है, जैसे मान लो उसका 2 साल का हो गया या जो भी whatever, तो उसमें से पता लगा उसको जो जो जन्म के समय भोगने को मिला वो उसको साल ही भर मिला। तो अब जब ये पिंगला दशा इसकी साल भर खत्म हो जाएगी, तब ये धान्या क्या आएगी, धान्या के बाद भ्रामरी आएगी, भ्रामरी, भद्रा, उल्का, सिद्धा, संकटा, और फिर ये मंगला आ जाएगी। उसके जी बाद जब उसकी फिर जो है क्या कहते हैं पिंगला की स्टार्ट होगी। तो सर ने ये बताया है कि जो प्रोग्रेशन वर्ड यूज किया है, तो जी जैसे मान लीजिए किसी की पिंगला की या मान लो सिद्धा की दशा चली, अब उस समय उसकी शादी हो गई, तो पता लगा 36 साल के बाद ये दशा रिपीट होगी। विषोंतरी में रिपीट नहीं हो पाता है, यहाँ पे हाँ रिपीट हो जाएगा, क्योंकि एवरेज साइकिल उसकी 70, 80, 85, 90, 95 मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर 36 ईयर योगिनी दशा विल रिपीट। तो यहाँ पे पिंगला की जैसे स्टार्ट हुई थी धनिष्ठा से, तो 36 के बाद फिर पुनर्वसु की आ जाएगी। तो क्या वो सेम घटना फिर वहां पे घट जाएगी, नहीं पिंगला की आ जाएगी 36 के बाद? तो नहीं। तो सर ने कहा है कि इसका इसका हम लोग प्रोग्रेशन कर देते हैं। क्षेत्र कर तो देंगे किसी उसमें 3 नक्षत्र मिल जाते हैं, किसी किसी में 4 नक्षत्र मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पहली जो पिंगला की चली, धनिष्ठा चली, जब 36 ईयर्स आएगा तो सर ने कहा कि फिर ये पुनर्वसु नक्षत्र इसका एक्टिवेट हो जाएगा। तो
तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये मिथुन राशि में पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि जो लग्न है वो आपको मिथुन लग्न बना लेनी है, और जो ग्रह जहां जैसे बैठे हुए हैं वो वैसे बैठे रहेंगे। आपका जो प्रिडिक्शन का जो तरीका, जैसे मान लीजिए मेष लग्न है तो 36 के बाद आपको मिथुन बना लेनी है। तो जी पहले जो आप कंसीडर करेंगी वो मेष लग्न से करेंगी। जब उसका पिंगला आ जाएगी, 36 इयर्स का साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तब आप उसका जो प्रिडिक्शन करेंगी योगिनी दशा से, तब आप हाँ उसको मिथुन लग्न मानकर करेंगी, क्योंकि वहां पर अच्छा। पुनर्वसु नक्षत्र मेरे हिसाब से समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ गया। चलो जी, सर थैंक यू सर। पूछो, जैसे अब कि अब अपना वो अब ये सर से पूछिए, मिश्रा सर से। हाँ, बताएं। हाँ जी सर, जैसे बोलिए हमको समझ बोलिए। आ रहा है, उल्का है, संकटा है, ये राहु की है और शनि की है, तो प्रॉब्लमेटिक है, तो हम सीधे देखकर नहीं बता सकते, जैसे कि विश्वोत्तरी में देखते हैं वैसे ही देखना पड़ेगा ना देखिए कि कहाँ देखिए, पे बैठे हैं। मैं एक बार पहले सुनिए, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ और फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ जी कि जो हमारे चार जो है योगिनियाँ, मंगला किसकी है? चंद्रमा की। जी आन्या किसकी है? गुरु की। भद्रिका किसकी है? बुध बुध। की है। और सिद्धा किसकी है? शुक्र की है। शुक्र। ये जी चार योगिनियाँ हैं, ये कहते हैं शुभ ग्रहों की। जी जी तो इनका जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि इनकी महादशा में शुभ फल मिलना चाहिए। और अच्छा चार जो योगिनियाँ हैं, जैसे पिंगला आ गई, जी पिंगला सूर्य की एक क्रूर ग्रह है। इसी जी प्रकार से भ्रामरी मंगल की है, ये भी क्रूर ग्रह है। जी उल्का शनि की है, ये भी खराब ग्रह है। जी और संकटा राहु की ये खराब ग्रह है। जी लेकिन अभी आपने देखा कि राहु जो है संकटा महादशा है, संकटा संकट खड़ी करती है, लेकिन राहु की दशा में उसको बहुत बड़ा प्रमोशन मिला। हाँ जी, सही बात तो है। क्यों मिला कि हम ये देखेंगे कि प्लैनेट जो है, एक तो होता है नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मेलिफिक, जिसको आप पढ़ते हैं जी कि बुध और चंद्रमा में थोड़ा सा वो इफ एंड बट लगा है, और जुपिटर और जो है वो वीनस, ये हमारे निस्संदेह शुभ ग्रह हैं। वो जी उनमें अगर बुध शुभ ग्रह के साथ में तो शुभ है, और अशुभ ग्रह के साथ में तो अशुभ है। जी चंद्रमा हमारा अगर जो है पक्ष बली है तो शुभ है, और अगर पक्षहीन है तो अशुभ है। जी लेकिन सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, जी ये हमारे ग्रह जो हैं ये पापी हैं। ठीक है ना, जी ये हो गए हम नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल बेनिफिक। हाँ लेकिन जी क्या होता है, लग्न के अनुसार जो हमारा जो फंक्शनल प्लैनेट होंगे, मान लीजिए वृष लग्न के लिए हमारा शुक्र ठीक हो जाएगा, शनि हमारा योग कारक हो गया। अब वो वृष लग्न के लिए शनि जो है, अब कहते हैं बहुत बढ़िया राजयोगी बन जाता है। हो सकता है वो हेल्थ इशू दे दे, जी लेकिन वो राजयोग भी देगा। तो जी हमको ये देखना है कि ये मान लीजिए धन्या अभी संकटा के अंतरदशा में जो है इसका प्रमोशन हुआ, संकटा राहु की है। तो जी प्लेनेट की प्लेसमेंट और प्लेस किसी लग्न के लिए उसका नेचर, जी जी लग्न जी के लिए कहाँ का लॉर्डशिप और प्लेसमेंट, ये महत्वपूर्ण है। जी ये जो है दशा को बताते हैं कि जी संकटा की महादशा में उसका प्रमोशन हुआ, और जी सिद्धा की महादशा में पता चला कि उसका डिमोशन हो गया। हाँ जी तो डिमोशन होने का मतलब 6, 8, 12 का स्वामी एक्टिव हो गया, दसम से 12th यानी नवम भाव का स्वामी एक्टिव हो गया, उसमें बैठा हुआ ग्रह एक्टिव हो गया, तो जी ये जी उसका नेगेटिव फल कर देंगे। हाँ हमको जी ये देखना है कि फंक्शनल मेलिफिक और नेचुरल मेलिफिक, और फंक्शनल बेनिफिक और नेचुरल बेनिफिक, इसको हमें देखना है कि किसी हाँ जी लग्न के कौन सा ग्रह किस प्रकार का है, वो वैसा फल करेगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा सर जी, समझ में आ गया। थैंक यू जी सर। देखिए सुप्रिया, ऐसा है ना कि ये यहाँ पर अभी हम लोग सब लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, नाम भले ही सुना हो योगिनी दशा, लेकिन जी अभी इम्प्लीमेंटेशन में जो है हम लोग विषोत्तरी दशा चला रहे हैं। तो ये जैसा कि स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट, मतलब बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मेंशन, कि हम लोग इसको मतलब अब अप्लाई करने की अप्रोच कर रहे हैं। तो जी अभी ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जहाँ इसको अपने उसमें ले आएंगे आप, तो अब इसके हाँ बारे में भी आप इसके अवेयर हो जाएंगे और हैबिचुअल हो जाएंगे, मतलब हाउ टू अप्लाई इन द चार्ट। सर ठीक है, जी, एक तो अब टाइम ये पे कम है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, इसीलिए मुझे तो बहुत ये देखो, ये इसलिए है विषोत्तरी जो दशा होगी उसका दशा पीरियड होता है बहुत बड़ा, हाँ 16 जी साल 18 साल।
तो ये आप योगिनी दशा को अप्लाई करके उस घटना का, इवेंट के पीरियड को आप कंसाइज कर सकती है, तो जी, आप जी। अपने प्रिडिक्शन में नजदीकी में पहुंच सकती है। बस हाँ जी, हाँ सर। जी सर। थैंक यू सर। देखिए अभी तक तो ये कीजिए, अब किसी चार्ट में किसी कारक के लिए जो है हमको देखना कि घटना, जैसे मान लिया मदर के लिए अभी सबसे पहले पूछा था रेणु जी ने कि मदर को क्या पोजीशन होगी उस चार्ट में, उसकी लड़की का चार्ट था उसकी मदर के लिए, तो मैंने बताया था देखिए यहाँ चंद्रमा पीड़ित है, 4th हाउस में राहु मंगल बैठा है, तो मदर की स्थिति ठीक नहीं होगी। चंद्रमा केतु के त्रिकोण में है तो कोई ऑपरेशन हो चुका, ये सारी चीजें उन्होंने ओके किया। अब इसी प्रकार से मान लीजिए किसी चार्ट से किसी के फादर का हम कोई इल हैपनिंग को देखना चाहते हैं, तो ये दोनों दशाओं में हम कैसे उसको लगाएंगे, विंशोत्तरी से पहले हम देखेंगे और उसके बाद योगिनी से देखेंगे। सर बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ सर। ये चार्ट है 20/6/1975, 20/6/1975, 10:30 AM कानपुर। दिख रहा चार्ट सबको? सिंह लग्न है। हेलो। चार्ट डालो तो पहले सर नहीं डाल। सर। आ गया आ गया जी सर, दिख रहा है। ओके। चार्ट आ गया, सिंह लग्न का चार्ट है। देखिए घटना हम आपको पहले बता देते हैं, ये फीमेल चार्ट है, किसी लड़की का चार्ट है, और इसके फादर की जो है 1988 में 1988 में, तब ये 13 साल की थी लड़की। इनके फादर का एक रोड एक्सीडेंट में जो है डेथ हो गई। अब इस घटना को हम दोनों दशाओं से देखेंगे कि क्या कोई वो माने जो है ये दोनों दशाएं एक साथ लगती हैं कि नहीं लगती। हमारा केवल उद्देश्य ये है कि देखिए सॉफ्टवेयर में सब घटनाएं सब यानी योगिनी दशा विंशोत्तरी दशा सब दिया गया है, केवल हमको यहाँ ये टेस्ट करना है कि किसी भी घटना के लिए दोनों दशाएं क्या एक साथ एक ही घटना को इंगित कर रही हैं कि नहीं कर रही। अब हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो किसी कारक की जब बात आती है, फादर के लिए बात आती है, तो हम क्या देखेंगे, 9th हाउस, 9th लॉर्ड और सन, इन पर हम इफेक्ट देखेंगे। किसी भी चार्ट में पिता के लिए हम नवम भाव, नवमेश और कारक सूर्य पर पड़ने वाले प्रभाव को देखेंगे कि वो कारक जो है किस तरीके से उसमें अच्छाई है कि बुराई है। जितने ही अच्छा प्रभाव होगा उतने ही उसका सुख जातक को, उस कारक का सुख बहुत दिन तक रहेगा, और जितना ही मैल्फिक होगा उतना ही जो है वो सुख जो है उस कारक का कम रहेगा। जैसे 13 वर्ष की आयु थी इसके पिता की डेथ, तो अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले 9th हाउस को देखेंगे कि इसमें 9th हाउस जो है इसका स्वामी अपने से 12th 12th बैठा। लग्न से अष्टम में है और अष्टमेश के साथ में है। देखिए मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि जब भी कोई प्लेनेट किसी भी हाउस का लॉर्ड अष्टम में अष्टमेश के साथ, द्वादश में द्वादशेश के साथ और छठे भाव में षष्ठेश के साथ बैठता है, उस कारक के सारे कारकत्व नष्ट हो जाते हैं। यहाँ नवम भाव का स्वामी जो है पिता को जो इंडिकेट करता है वो अपने से 12th में है और अष्टमेश के साथ है, यानी पिता का जो सुख है यहाँ से नवम भाव से दिख रहा है वो काफी कर्टेल हो गया है, क्योंकि अष्टमेश के साथ में नवम लॉर्ड अष्टमेश के साथ आते, एक चीज। दूसरा ये है कि इसका जो स्वामी जो मंगल है यहाँ बैठा हुआ है और इस पर शनि की दृष्टि है, शनि मार्केश है। देखिए सूर्य से जो है वो किस भाव का स्वामी है, अष्टमेश है। सूर्य से अष्टमेश है, यानी किसी भी भाव का स्वामी के साथ उसके अष्टम का स्वामी बैठ जाता है तो उसकी डेथ कर देता है, अष्टम भाव डेथ का है। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको हमें लगा करके सीख करके लगाना है। जैसे लग्नेश जो है, जब लग्न अष्टमेश लग्न में बैठ जाता है तो जब भी वो एक्टिव होता है तो लग्न को जो खत्म कर देता है। आपने देखा होगा इंद्र जी की कुंडली में सप्तमेश शनि और अष्टमेश शनि लग्न में बैठा है,
और शनि की दशा में ही उनकी मृत्यु हुई है। आपको पता, सबको पता है। तो जब भी इस चीज को, सूत्र को याद रखिए कि जब भी किसी भी कारक से, किसी भी लार्ड से अष्टम का भाव जो है उसको एक्टिवेट करता है तो उसकी डेथ कर देता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि सूर्य का कारक है पिता का, उसका अष्टमेश शनि है, वो उसके साथ में बैठा हुआ है। तो जब भी ये एक्टिव होगा, शनि की दशा आएगी या उल्का की दशा आएगी, तो पिता को कष्ट होगा। और कष्ट कितना होगा कि उसका देखिए अपने से 12th चला गया है, 12th के लॉर्ड के साथ में है और शनि से ग्रस्त है। शनि से दशम दृष्टि से मंगल को देखा जा रहा है। आप देखिए चार्ट, ग्रहों की दृष्टियों को भी आप ध्यान रखेंगे, 7, 8, 9, 10। तो इसका मतलब हुआ कि नवम भाव, नवमेश और कारक पर बहुत एफ्लिक्शन है। तो जब भी ये एक्टिव होगा, इसके बाद एक और चीज है, आप देखिए राहु भी जो है मंगल को देख रहा है। राहु का परम शत्रु है, मंगल का परम शत्रु राहु है, चतुर्थ भाव से बैठ करके अष्टम में स्थित मंगल को देख रहा है जो 9 में। मिश्रा जी ये मंगल भी शनि को देख रहा है। हाँ, मंगल तो परस्पर दृष्टि संबंध है ना। हाँ जी, हाँ जी। परस्पर दृष्टि संबंध है, लेकिन हमें यहाँ ये देखना कि मंगल को देखना है। मंगल हमारा कारक है नवम का, उसको जो है वो शनि देख रहा है, यानी मंगल को पीड़ा है शनि से। जी। जब हम शनि को देखेंगे, प्रोफेशन को देखेंगे, बड़े भाई को देखेंगे, तो हम उसको पीड़ा मंगल से उसको पीड़ा देखेंगे। अच्छा। अब इसके बाद जो है राहु देख रहा है, शनि देख रहा है, मंगल ये नवमेश बहुत पीड़ित हो गया है। और इसके बाद जो इसका कारक है पिता का वो सूर्य है, और सूर्य शनि के साथ में है जो कि अष्टमेश है, अपने से अष्टमेश के साथ में है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर ये शो हो रहा है कि जब भी शनि, राहु या मंगल का आएगा, दशा एक्टिव होगी, तो सूर्य को पीड़ा होगी, और पीड़ा बहुत अधिक है, इसलिए डेथ भी हो सकती है। अब एक और रात देखिए कि राहु है वो शुक्र को भी देख रहा है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव वाहन का भी है और शुक्र भी वाहन का कारक। इसका मतलब ये है कि राहु जो है और मंगल को भी देख रहा है। तो शुक्र के पंचम में राहु है और नवम में मंगल है। इसका मतलब ये शो हो रहा है कि वाहन का कोई एक्सीडेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सबके? जी सर, जी सर। शुक्र वाहन का कारक है। राहु के, शुक्र के पंचम में राहु है और नवम में मंगल है। राहु और मंगल का एक योग है, राहु मंगल को देख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल राहु शुक्र को मिला करके वाहन का एक एक्सीडेंट योग बन रहा है। 4th हाउस में राहु है और 4th का लॉर्ड जो है मंगल है, जिसको वो देख रहा है, और कारक जो है वाहन का क्या है, वो शुक्र है। देखिए 4th हाउस में जब हम मदर को देखेंगे तो हम कारक चंद्रमा लेंगे, जब हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो कारक मंगल लेंगे, जब वाहन देखेंगे तो कारक शुक्र लेंगे। ये तो आपको सबको पता है, नहीं पता तो इस चीज को समझ लेना चाहिए कि 4th हाउस पीड़ित है। तो अगर चंद्रमा पीड़ित होता तो मदर को हम कह सकते थे कि मदर का एक्सीडेंट हो सकता है। अब यहाँ पर मंगल पीड़ित है तो प्रॉपर्टी का भी नुकसान है, क्योंकि अर्ली एज में पिता की डेथ हो गई, इसलिए प्रॉपर्टी का तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। और शुक्र जो है वाहन का कारक है, तो वाहन का एक्सीडेंट दिख रहा है। ठीक है ना? अब हम विंशोत्तरी और योगिनी दशा लगाएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कुंडली में प्रॉमिस क्या है। तो एक तो प्रॉमिस ये है कि पिता का सुख कम है, क्योंकि नवमेश द्वादश चला गया है, उस पर शनि राहु की दृष्टि है, कारक सूर्य जो है वो पीड़ित है शनि की वजह से और मंगल की वजह से। यहाँ मंगल को इसलिए नहीं लेंगे कि मंगल नवमेश है, इसलिए वो जो क्या करेगा, सूर्य को थोड़ा सपोर्ट करेगा। लेकिन शनि जो है वो सूर्य से अस्तमेश है, वो सूर्य को और मंगल को दोनों को खराब करेगा। तो अब देखो विंशोत्तरी दशा इसमें लगाते हैं। अ, 20/6/1975 का है, 14 वर्ष
3 माह और 11 दिन गुरु की दशा, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री कितनी है, यहाँ पर चंद्रमा जो है वो तुला राशि में 21 अंश पर है। जी तुला राशि में 21 अंश कितना हो गया, तुला राशि में 6:40 तक तो मंगल का नक्षत्र है और 6:40 से लेकर के 20 तक जो है राहु का नक्षत्र है जी और 20 से 30 अंश तक जो है गुरु का नक्षत्र। जी तो विशाखा 20 से 1 अंश केवल चला, हाँ 1 अंश चला है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी गुरु की दशा काफी शेष है, थोड़ी चल पाई है। 13 अंश 20 कला अगर चल लेता तो गुरु की पूरी दशा निकल जाती, लेकिन चला कितना उसने, 21 अंश चला है। इसलिए गुरु की जो दशा है वो शेष दशा निकली कितनी, 14 वर्ष 3 माह और 11 दिन। देखिए मैंने सब ये कैलकुलेट किया, मैनुअल कैलकुलेट किया, या मैंने उसे सॉफ्टवेयर से नहीं देखा है। आप जी भी अगर इसको मैनुअली करेंगे तो ये चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। तो गुरु की दशा जो है वो चल गई कहाँ तक, 1/10/1989 तक। इसके बाद शनि की दशा आ गई। देखिए ऑटोमेटिक, देखिए घटना कैसे घटती है। शनि जो है सूर्य के साथ बैठा हुआ, शनि सूर्य को पीड़ित कर रहा है, तो पिता की अर्ली डेथ के लिए शो कर रहा है। शनि की घटना आ गई। शनि में राहु, शनि में शनि चला, शनि में राहु जो आया, गुरु में राहु, गुरु 89 तक है ना, जी 87 और हाँ 88 में जो है इसकी डेथ हुई पिता की। ये गुरु अक्टूबर गुरु 88, गुरु जो है अक्टूबर 89 तक है। हाँ तो वो अक्टूबर 89 तक है, 1 अक्टूबर 89 तक है गुरु। तो गुरु में राहु जो 88 जो है वो गुरु में राहु आ रहा था, देखो जरा। जी हाँ, गुरु में राहु है। अब इसको हम देखते हैं कि गुरु राहु में पिता की गुरु को हम पहले देखते हैं कि गुरु क्या है। गुरु सूर्य से सप्तमेश है, ठीक है ना। गुरु जो है वो सूर्य से सप्तमेश है, गुरु सूर्य का मारक, ठीक है ना। और नवम का द्वादशेश है। जी गुरु को हम देखते हैं कि गुरु जो है इस संदर्भ में क्या कर सकता है। तो गुरु नवम का द्वादशेश है और सूर्य का सप्तमेश है, तो सूर्य का मारक हो गया। और राहु जो है वो क्या कर रहा है, राहु जो है नवमेश मंगल को पीड़ित कर रहा है और मंगल जो है वो पीड़ा सूर्य पर डाल रहा है चौथी दृष्टि से। तो ये भी, और वो हम बता ही चुके हैं कि ये घटना कैसे घटी, कि राहु शुक्र को देख रहा है और मंगल को भी देख रहा है। मंगल शुक्र जो है, शुक्र वाहन का कारक है, राहु मंगल एक्सीडेंट का कारक है, वाहन के एक्सीडेंट पिता की डेथ। तो यहाँ मिश्रा जी बताएं, आप कुछ प्रकाश डालें। आवाज नहीं आ रही आप? बताओ सर, संजीव मिश्रा जी कुछ बोलिए, कुछ बोल रहे थे। जी जी नहीं नहीं, मैं तो केवल यही जानना चाह रहा था मिश्रा जी से कि मंगल की दृष्टि भी शनि के ऊपर है, मैं तो इतना ही कहना चाह रहा था। तो उन्होंने मुझे सेटिस्फाई कर दिया कि वो किस तरीके से देखा जाएगा मंगल की दृष्टि को। जी बस मुझे इतना ही कहना था। राय साहब से पूछिए, राय साहब तो हमारे मान्य हैं और एक्सपीरियंस। बताओ, बोले सर, बोले सर, राय साहब। हाँ कुछ बोले पॉइंट। अरे सब ठीक ही चल रहा है, इसमें बस एक ही डाउट था। हाँ बोलिए। शनि की जब दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और जुपिटर वहां है, तो फिर मृत्यु कैसे हो सकती है? जुपिटर भी आयु का कारक है और वो भी है। लेकिन जो राय साहब, जुपिटर जहां पे होता है वो उस भाव को ह्रास कर लेता है। लेकिन अपने घर में है ना, अपने घर को थोड़े बर्बाद करो। नहीं, लेकिन राहु और शनि से दृष्ट भी है। मैंने ये हमारे कहने का मतलब कि
राहु जो है आपका चौथे में है और किस उसमें है आपके अनुराधा में है ना, किस में है? जी अनुराधा में, अनुराधा में अनुराधा नक्षत्र जो है मतलब शनि का, शनि के शनि का ही नक्षत्र में ही है, शनि के ही नक्षत्र में है, तो शनि का भी वो ले लेगा। और शनि अगर देख रहा है दो तरफ से, अपने से भी देख रहा है और नक्षत्र के थ्रू भी देख रहा है, तो हाउ हाउ इट इज पॉसिबल कि ये इसकी मृत्यु हो सकती है? नहीं, नहीं, मृत्यु तो देखिए सभी की होनी है, लेकिन अब ये अर्ली हो गई जी। नहीं, जैसे मृत्यु सुनिए, कहने का मतलब यह है कि आयु जो है एक जी, खंड जी। बढ़ा देता है, एक खंड नहीं, बढ़ा सुनिए तो देता है, पहले इसका पहले मतलब ये सुनिए। पिता की जो है जब हम पिता के लिए करेंगे तो सूर्य जो है वो शनि सप्तमेश है ना, गुरु सप्तमेश है और शनि अष्टमेश है। सूर्य के सापेक्ष जब भी हम देखेंगे तो गुरु जो है वहां पर सप्तमेश मार्केश है और शनि जो है वो अष्टमेश है। तो ये दोनों निगेटिव इफेक्ट लेकर के वो सूर्य के ऊपर जा रहा है। नहीं, और ये शनि जो है, जी, शनि जो है मैंने किसके रेफरेंस में कर रहे हैं? देखिए शनि जो है जब हम सूर्य के लिए देखेंगे तो सूर्य को पीड़ित कर रहा है शनि। सूर्य को शनि पीड़ित कर रहा है क्योंकि उसके साथ है। ये सूर्य के साथ बैठा है एक चीज, और हाँ अपने मित्र की घर में बैठा है दूसरी चीज, और ये हाँ, सूर्य से अस्तमेश है तीसरी बात। सूर्य से अस्तमेश है ना। शनि, अरे मिथुन, हाँ मिथुन में बैठा हुआ है हाँ और ये मिथुन में मकर बैठा है। राशि अष्टम में पड़ गई है। नहीं तो ये जो है तीन और इसकी एक राशि आपकी वो भी तो है, 6 में भी जो है ना। अरे हाँ वो तो वो धन छठ, देगा, जातक के लिए धन देगा, वो जातक को धन देगा। हाँ, लेकिन वो सूर्य के लिए तो निगेटिव हो गया, बहुत निगेटिव हो गया ना सर। मैं तो अब सबसे देखिए, इसमें जो मेरे समझ में आ रहा है, हो सकता है कहीं गलती हो रहा है, कि एक तो इसकी लग्न भी सूर्य की है, देखिए ये सूर्य की जातक के लग्न लिए है, बात हो इसका रही है। मतलब है कि जब ये जो जब सुनिए, जिसकी भी ये लग्न है वो सूर्य के लिए शुभ हो गई ना। नहीं सूर्य के लिए शुभ हो गई तो ये जातक को जब हम कंसीडर करेंगे और तो सूर्य यह से मतलब अगर अगर सूर्य इसकी वजह से अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है तो ये अशुभ मानी जाएगी ना। नहीं, सूर्य जो है लग्नेश वहां बैठा हुआ है, हाँ, लग्नेश लग्नेश होकर बैठा के हुआ बैठा है, है। लेकिन लग्नेश जो है लेकिन जब हम 11 कारक में बैठा है, उठाते हैं तो सूर्य लग्नेश जो है 11 में बैठा है ना, 11 में बैठा है। सूर्य जो है क्रूर है, तो क्रूर जो है अगर 11 में है तो ठीक ही है। शनि जो है मतलब एकादश में है तो और अच्छा है। नहीं, तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? हमारा सूर्य कहने का जातक के लिए मतलब तो है अच्छा है। कि इसकी वजह से मैंने इसके हो सकता है कि जो मृत्यु हुई है वो इसकी वजह से नहीं हुई है, हो सकता है इसके और भी अगर कोई बच्चे हों उसकी वजह से हुई हो, या उसके पत्नी की वजह से हुई हो। मतलब मेरा कहने का मतलब कि इसकी वजह से नहीं होना चाहिए। देखिए जब भी हम किसी कारक को लेंगे तो उस भाव भावेश और कारक तीनों जब भी पीड़ित होते हैं तो वो घटना घटती है। यहाँ पर जातक का हम पिता देखेंगे तो नवम भाव देखेंगे, नवमेश और सूर्य को देखेंगे, तो यहाँ पर ये तीनों पीड़ा है। अब सूर्य के लिए हम देखेंगे, सूर्य को जब लग्न मानेंगे तो गुरु जो है वो सप्तमेश मारक है और शनि अष्टमेश है, मृत्युदाता है। तो जब भी किसी भी कुंडली में किसी भी प्लेनेट के साथ में उसका अष्टमेश बैठता है तो उसका उसका कारकत खत्म कर देता है। आपने कई अभी देखे हैं कि इंदिरा जी की कुंडली में शनि अष्टमेश होकर के लग्न में बैठा है, शनि की दशा में उनकी मृत्यु हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में सप्तमी अष्टमेश जो है लग्न में बैठा हुआ है। और इसके बाद आप देखेंगे अभी राजीव गांधी की कुंडली में जो है वो भी उसी तरीके से, गांधी जी की कुंडली में अष्टमेश लग्न में बैठा है, मंगल से उसकी युति है और बुलेट से उनकी डेथ हुई। जब वो, तो जब भी जो है किसी भी प्लेनेट का
किसी प्लेनेट का अस्तमेश जब उसके साथ बैठ जाता है, और अभी हमने नियम जो पढ़ाए थे उनमें 3 बातें बताई थी कि अगर किसी भाव का स्वामी छठे भाव में षष्ठेश के साथ बैठ जाए, अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ बैठ जाए, या द्वादश भाव में द्वादशेश के साथ बैठ जाए, उसका कारकत्व नष्ट कर देता है, हो जाता है। यहाँ नवम भाव का स्वामी तो अपने से द्वादश भाव में द्वादशेश गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो नहीं, वो तो नवम का ठीक है, जो नवम भाव में मंगल भी है और आपका चतुर्थेश भी है ना, तो चतुर्थ का तो आ गया पंचम के बराबर आ गया ना, और 1 के बराबर वो आ गया। तो मंगल को केवल एक ही नंबर किसकी, 8वां भी तो है, 8वां नहीं से तो तो ये 5वां आ जा रहा है ना। नहीं, तो 8वां से 5वां जा रहा है, लेकिन ये चतुर्थेश अष्टम में चला गया ना। जब जातक के लिए देखेंगे तो अष्टम भाव कहीं से किसी का भी स्वामी वो अष्टम अगर खराब है तो खराब हो गया। केंद्र का स्वामी तो न्यूट्रल हो जाता है ना। तो राय केंद्र साहब का इसमें स्वामी फिर ये भी है कि माता के लिए भी तो कष्ट आ रहा है, जहां उसके वो जातक के पिता के लिए कष्ट आ रहा है, तो दोनों ही नहीं बातें स्थिति पैदा हो रही हैं दोनों। भाई, देखिए पिता की देश से सबसे ज्यादा कष्ट तो माता ही को तो है। जी हाँ, जी हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे कि चतुर्थेश होकर के जब अष्टम में गया तो चतुर्थ का सुख उसने समाप्त कर दिया। चतुर्थ में वहां पर माँ का सुख है, होम प्लेजर है, होमली एटमॉस्फियर है, डोमेस्टिक एटमॉस्फियर है। तो ये स्वाभाविक है कि पिता के ना रहने से भले ही पालन पोषण और अच्छा हो जाए, लेकिन डोमेस्टिक एटमॉस्फियर तो खराब ही हो जाता है। और फिर सूर्य कारक है पिता का, तो वो शनि के साथ भी बैठा है, तो वो एक और कंडीशन और डेवलप हो ये गई। तो बहुत खराब कॉम्बिनेशन, ये बहुत खराब जी कॉम्बिनेशन माना गया है। और यहाँ पर सूर्य पीड़ित है। सूर्य हाँ। इसलिए पीड़ित है कि यहाँ पर वो मंगल से ग्रस्त है, मान लीजिए शनि के साथ में, जो कि अष्टमेश है। और फिर आपने एक क्लास में ये भी कहा था, 3 क्लास पहले मेरा ख्याल है, कि सूर्य वो एकादश भाव भी एक तरीके से निगेटिव इफेक्ट देता है जीवन में। हाँ जी हाँ, लाभ जरूर दे देगा, लाभ जरूर दे देगा, लेकिन वो कुंभ लेकिन राशि पड़ती है निगेटिविटी ना। बढ़ा देता है, निगेटिविटी बढ़ा देता है। कुंभ तो राशि सर ये वहां उस पर प्लेनेट सर वो उस प्लेनेट के कारक समाप्त हो जाते हैं कि भाव के, जो भाव भी के नहीं, आपने प्लैनेट। प्लेनेट के, शनि जो ओके। है शनि जो है जब भी प्लैनेट, जैसे मान लिया मंगल यहाँ बैठ गया, तो मंगल की कारकत्व जो है खत्म हो गए, यानी नवमेश, यानी भाग्य उसका खत्म हो गया, भाग्य कमजोर हो गया। और आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि पिता के जाने के बाद भाग्य जो है ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। आगे चल करके जीवन चलता है और प्लेनेट आगे बदलते हैं, दशाएं बदलती हैं। हो सकता है पंचमेश की दशा मिल जाए, हो सकता है दसमेश की दशा मिल जाए, लेकिन भाग्येश अगर खराब हो गया तो फिर वो भाग्य तो खराब हो ही गया। बहुत बड़ी बात है क्योंकि सर, सही बात कह रहे हैं आप। क्योंकि 9th हाउस खराब होने का मतलब जानते क्या होता है? देखिए अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझिए कि जो हमारा त्रिकोण है, त्रिकोण में लग्न है, पंचम है और नवम। लग्न जो है, जातक जब उसके जो पिछले जन्म में नवम भाव अगर पीड़ित है, इसका मतलब जो है उसके एंसेस्टर्स के द्वारा जो बैड डीड किए गए हैं पिछले जन्मों में, एंसेस्टर्स ने जो बैड खराब कर्म किए हैं, जिसकी वजह से इस जातक को भाग्य नहीं मिला, भाग्य खराब हो। पंचम भाव जब पीड़ित होता है तो जातक ने स्वयं जो है पिछले जन्म के जो है वो पुण्य कर्म अच्छे नहीं किए, पुण्य कर्म नहीं किए, पीड़ित होने का मतलब वो पाप कर्म उदित हुए, तो वो हमारा खराब हो जाता है। लग्न अगर पीड़ित है तो तरह तरह के रोग हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो त्रिकोण भाव हैं वो लग्न को प्रोटेक्ट करते हैं। नवम भाव हमारा बढ़िया है तो हमारा भाग्य अच्छा है। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वजों के द्वारा किए गए शुभ कर्म जो हैं, उनकी वजह से हमें भाग्य मिलता है, क्योंकि वो पिता का भी घर है, बाबा का भी घर है, पिता और बाबा और उनके बाबा, ठीक है ना। और पंचम हाउस जो है वो हमारे पुण्य कर्म है, जो हमने पिछले पास्ट लाइफ में जो अच्छे कर्म किए हैं। अगर पंचम हाउस हमारा पीड़ित नहीं है तो हमारे पुण्य कर्मों की वजह से हमको जो है यहाँ अच्छा मिल जाता है। तो 5 और 9 भाव जो है ये विशेष रूप से इनको देखना है। अगर इनमें पीड़ा है तो फिर कुंडली जो है वो चाहे जितने अच्छे योग पड़े हो,
वो कुंडली अच्छी नहीं मानी जाती। इसीलिए कहा गया सूर्य अगर नीच का हो जाए, नेचुरल जोडिएक का पंचमेश अगर नीच का हो जाता है तो 1000 राज जो है राजयोग वो समाप्त हो जाता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा मिश्रा जी कि आप यदि देखें कि माता को कष्ट एक तरीके से उसके कारक ग्रह का कारक का नक्षत्र स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में है, ये भी एक कारण बना है आप जी हाँ। देखेंगे तो देखिए वो माता कई का सारे एलिमेंट इकट्ठे हुए हैं इस जन्म पत्रिका में, जी जिसके जी कारण शुक्र अच्छा जैसे यहाँ आपने पे कहा कि अच्छा जी देखो एक चीज और है। यहाँ पर एक चीज और कहना चाह रहे थे सर, माफी चाहेंगे कि जो राय हाँ, साहब नहीं ने नहीं बात कही कि ये जो मंगल है ये नवम भाव का स्वामी बना और चतुर्थ भाव का स्वामी बना, तो सर ने कहा तो वो चतुर्थ को भी तो डैमेज कर देगा। तो अब ये जब चतुर्थ का रिलेशन लेंगे तो ये इसने पंचम का बना लिया, यानी 8 और 12। लेकिन जब हम पिता को ले रहे हैं तो ये पिता से इसने द्विद्वादश का संबंध बनाया। तो नहीं, हो फिर सकता है चंद्रमा कि से देख अखिल जी चंद्रमा का रुक जा, चंद्रमा अभी देख रहे हैं, अभी चंद्रमा को देख रहे हैं, तो अभी चंद्रमा को देख रहे हैं। तो यहाँ पे पंचम का जो पंचम नवम का संबंध बना तो इससे ये माता वाला तो सेफ हो गया, लेकिन जब ये फादर को काउंट कर रहे हैं तो ये द्विद्वादश बना जा करके। तो हो सकता है कि एक रीजन ये भी हो कि फादर को इस तरह से ज्यादा वो मिला, माता को वो नहीं मिल पाया। जब हम माता की बात कर रहे हैं तो जैसा कि संजीव मिश्रा जी बोल रहे हैं कि 4th हाउस में ऑलरेडी जो राहु बैठा हुआ है और उसमें चंद्रमा उसका कारक है, तो चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी जुपिटर है जो कि जो है क्या कहते हैं अष्टम भाव में बैठा हुआ। तो यहाँ से आप कंटिन्यू करो जो आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं। नहीं, और फिर मैं ये कह रहा हूं कि जहां चंद्रमा बैठा है जैसे तीसरे हाउस में बैठा है उसका लॉर्ड 12वें है लगन से, इसको और नहीं कर- दूसरी इसको नहीं स्थिति ये है कि चंद्रमा exchange भी और है ना। बृहस्पति में षटाष्टक योग बन गया है, ये भी तो एक स्थिति है। नहीं, दूसरा ये है नहीं, कि ये एक शुक्र के चीज साथ और है। एक एक्सचेंज में आ गया ना चंद्रमा। जी हाँ, जी ये हाँ, नहीं शुक्र नहीं, वो चंद्रमा आ गया, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा जो कि विशाखा नक्षत्र में है उसका लॉर्ड बृहस्पति अष्टम बैठा हुआ है, ये भी एक क्षय कर देता है स्थान को जी या कारक को सर राय साहब कुछ कह रहे थे, बोलिए मैं राय ये हाँ, साहब। राय कह साहब रहा था कि बोलिए, राय साहब का जो बोलिए। है, सूर्य को जो है, सूर्य पिता है, इसको जो है 48 बिंदु मिले हुए हैं। जी, तो सूर्य को पिता का उम्र कैसे कम हो जाए? देखिए सूर्य सुनिए, सूर्य जो है जब 48 अंश मिले इसका मतलब लग्नेश को मिले 48 अंश, सूर्य को नहीं सूर्य को मिले। मिला है ना, सूर्य को मिला। तो सूर्य यहाँ किसका फल करेगा? लग्नेश का फल करेगा। जातक के लिए यहाँ करेगा। लग्नेश आगे चल करके ये बहुत अच्छा सूर्य मतलब जो पिता है भी तो आगे है चल ना। करके बहुत अच्छा करेगा। लग्नेश वहां बैठा हुआ, सूर्य एज ए और- लग्नेश कर रहा था, वो पिता और को मंगल अच्छा मतलब हम ये 9 10 11 में अगर अच्छे बिंदु हैं तो जातक के लिए अच्छे हैं। पिता के 9 10 11 में जरा देख लो, पिता के नवम में देखो, सूर्य से नवम में मतलब जो है कुंभ राशि में छठे देखो भाव कितने में, हैं? छठे भाव में कुंभ राशि में कितने हैं? 24 है ना। 24 कम हुए कि 24 नहीं? 24 हैं, 24 कमजोर हुआ कि नहीं? सूर्य से दसम देख, क्या सूर्य क्या से नवम देखेंगे 27 होने चाहिए, कम से कम 27 होने चाहिए। 28 कम से कम 28 है। हाँ लेकिन यहाँ पर 24 है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए जब सूर्य से नवम देखेंगे पिता को तो वहां पर कमजोर हो गया है। लग्न से नवम, लग्न से जब हम एकादश देखेंगे तो लग्न के लिए वो पॉइंट बहुत अच्छा है। और फिर एक स्थिति ये भी है जो कि बृहद पाराशर में लिखी हुई है कि 11वें घर का जो स्वामी है वो जातक के लिए तो अच्छा हो सकता है और धन धान्य से संपूर्ण कर सकता है, लेकिन नुकसान ना दे ऐसा नहीं हो सकता। ये नुकसान देगा। 3 6 11 इसी त्रिषडाय कहा गया है। जी हाँ, 3 जी 6 हाँ, 11 इसीलिए वो और त्रिशिटाय कहा गया। 6 8 12 ये दोनों भाव खराब, दोनों तरीके से खराब माने गए। लाभ बहरहाल तो दे सकता है लेकिन नुकसान देगा चले सर, जरूर। इसको स्टॉप करें शेयर को, चार्ट को। हाँ हाँ, अब इसको स्टॉप करो। अब एक और जो ऐसा है, करो। अरे अखिलेश जी, सर बताएं ये 3 नंबर का वो बना दीजिए क्या। लग्न। अब कोई बताए हमको, हमने कोशिश तो करी लेकिन हम इसमें बना ना पाए।
तीन मतलब इसी को घुमा दीजिए तीन को। अरे नहीं नहीं, मैं समझ गया, लेकिन ऐसे नहीं घूम पाएगा ये, हम कोशिश तो अच्छा कर तो अच्छा रहे नहीं हैं, घूम- लेकिन नहीं, वो मुझसे घूमा नहीं, घूम जाता है, हाँ, लेकिन अब ये हम सेटिंग हमारी कहीं वैसा ना हो कि गड़बड़ा जाए, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है। चलो तो कोई हम बात। नहीं, सीख लेंगे, हो जाता है, लोग कर लेते हैं। अभी हाँ मैंने सुनने में आता है कोई। ये जो मैंने विशोंतरी की जगह योगनी लगाया, तो ये मैंने जिनसे सीखा है, तो उन्हीं के पैटर्न पे ही मैंने इसको लगा दिया, पहले नहीं लगा पाता। चलिए चलिए अच्छा है, ठीक है। तो अभी सीख लेंगे कि कैसे ये चार चट कर यहाँ पे घूम जाता नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात है जी। तो अब जैसे 3 नंबर है, तो इसको हम लोग तो इतना कर ही लेंगे ना, 3 7 11 मानो इसको सीधे सीधे, नहीं। अच्छा वो जो है तो क्या कहते हैं, हाँ, तो इसके 5th हाउस में मून आ जाएगा, और 9th हाउस में जो है क्या कहते हाँ हैं, राय चंद्रमा आ राय हाँ, साहब जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं कि शनि जो है 9th का लॉर्ड होके लग्न में हो गया है। हाँ हाँ हाँ। मतलब चलो वही थोड़ा सा मतलब अब यह है कि दशा ठीक में है सर, अब बताओ क्या करना है मिश्रा सर, मिश्रा जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ। आगे कहाँ बढ़ना बताइए, है, इसको आगे आगे बढ़ना योगिनी बढ़ना है। है, क्या से करना है? देखिए अरे जो विंशोत्तरी डिस्कस हो चरण गया हो देखा गया, कि बस और क्या। जी नहीं, जी। ये घटना घट गई विंशोत्तरी से। अब हमें देखना अच्छा, है योगिनी से क्या ये घटना घट घट रही कि रही नहीं कि घट नहीं रही। घट रही। ओके। अब योगिनी जो है, ये इसका चंद्रमा जो है किस नक्षत्र में था? विशाखा। चंद्रमा था ये विशाखा, बृहस्पति तुला के नक्षत्र राशि में विशाखा। विशाखा। तो विशाखा, विशाखा जब देखेंगे तो ये कौन सी आती है? धान्या आती है। जी। विशाखा में धान्या का मिलता है। तो धान्या दशा इसको मिली, और शेष धान्या का शेष हमने मिला दिया। धान्या कुल वर्ष जो है 3 वर्ष की है, और केवल एक अंश ये चला है, तो अभी इसको चलना है काफी। तो धान्या का 2 वर्ष 8 माह और 4 दिन शेष। तो अब अगर हम इसको जोड़ देते हैं, 20/6/1965 में 2 वर्ष 8 माह और 4 दिन को जोड़ते हैं, तो 24 फरवरी 1978 तक धान्या की दशा रही। फिर 4 और इसमें जोड़ देंगे तो भ्रामरी की दशा रहेगी, 1982 तक भ्रामरी की दशा रही। फिर भद्रिका 5 जोड़ेंगे तो 87 तक भद्रिका की दशा रही, और फिर 6 जोड़ेंगे उल्का। उल्का की दशा जो है वो ये 93 तक चली। तो 87 तक भद्रिका चली, और 87 के बाद उल्का चली। तो और उल्का में उल्का जब हम निकालेंगे तो ये पूरा 1 वर्ष आता है। उल्का में उल्का का जो समय आता है वो 1 वर्ष आता है। तो अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं कि 24/2/1987 में जब 1 वर्ष जोड़ देते हैं तो 24/2/1988 आ जाता है। तो उल्का में ही इसकी डेथ हुई। अब उल्का जो है किसकी दशा है? शनि की। उल्का है शनि की दशा है। तो शनि सूर्य के साथ में है, और नवमेश मंगल को देख रहा है, और शनि सूर्य से अष्टमेश है। इन तीनों बातों में जो विंशोत्तरी दशा जो बता रही थी, वही योगिनी दशा भी बता रही है। तो हम अभी तक जितने भी उदाहरण हम लोग किए हैं, उसके पीछे का एक केवल यही था कि क्या विंशोत्तरी दशा को डिटो करती है योगिनी दशा। तो इन सारे जितने एग्जाम्पल हमने लिए हैं, इन सभी एग्जाम्पल्स में जो घटना विंशोत्तरी दशा बता रही है, वही घटना योगिनी दशा भी बता रही है। तो ये दोनों दशाएं मतलब क्या करें, एक दूसरे को पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। इसलिए योगिनी दशा को हम लोगों को पहले जरूर टेस्ट कर लेना चाहिए कि योगिनी दशा क्योंकि शार्ट पीरियड की है, इसलिए योगिनी दशा को कहाँ चला गया सबसे पहले। अब हम लोगों को क्या कंसेप्ट बदल लीजिए, पहले योगिनी दशा देखिए, फिर विंशोत्तरी दशा देखिए। तो यहाँ पर भी चूंकि उल्का में उल्का का ही हुआ है, तो शनि की दशा से ही, और शनि की दशा वहां भी चल रही थी। शनि पीड़ा दे रहा था, इसलिए गुरु में राहु में डेथ हुई थी। यहाँ शनि सूर्य के साथ में है, सूर्य से अष्टमेश है, और नवमेश मंगल को देख रहा है। इस तरीके से जो है ये घटना को जस्टिफाई कर रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति कोई चार्ट लगवाना चाहता है किसी घटना के लिए, घटना का टाइम बताएं और
विंशोत्तरी और योगिनी दोनों दशाएं हम लोग लगा के बताते हैं कि वो दोनों देखिए दशाएं क्या किसी उस के यहाँ कोई ऐसी किसी के भी साथ कोई ऐसी कोई घटना या घटी हो या अच्छी जो घटना भी, बता, चाहे अच्छी अच्छी हो, हो अच्छी हो, खराब हो, हाँ अच्छी हो खराब हो, जो भी शादी हो, हुई हो, सर्विस लगी हुई हो, शादी हुई हो, हाँ सर्विस लगी मकान हो, लिया हो, जो भी है, मकान तो लिया जिसको लेकिन याद हो पीरियड अपना, वो टाइम टाइम का मतलब हाँ। जो है डेट तो एटलीस्ट याद ही हो। क्या हुआ? कैमरे सबके बंद है, कोई है नहीं लगता, चलेगा क्या सब लोग? सबके बंद। कोई नहीं चाहता है, बंद किया जाए क्या फिर? चलो बंद किया जाए, अगले दिन देंगे। देखिए इंदिरा जी के लिए भी हमने कैलकुलेट किया है मैनुअली कि दोनों जी मतलब जो है उसमें, क्योंकि सेकंड साइकिल में डेथ हुई, फर्स्ट ओके साइकिल में वो घटना नहीं घट रही है, नहीं शो हो रही है, सेकंड साइकिल में वो घटना शो हो, क्योंकि संकटा में डेथ हुई है, तो संकटा माने राहु का है, तो राहु वैसे तो छठे में है नेटल चार्ट में, लेकिन प्रोग्रेस चार्ट में जो है वो सप्तम हाउस में आ जाता है, वो सप्तम हाउस मारक भाव है, इसलिए जो है वो जस्टिफाइड है। तो अब अगले संडे को हम लोग जो है एक दो चार्ट और लगाएंगे, फिर इनके फल जो है देखेंगे कि सामान्य फल क्या है। नहीं मंगल, हाँ अखिल जी हाँ सर। अब बंद करते हैं फिर आज। हाँ हाँ, अब कोई लगता है इंटरेस्ट नहीं रह गया लोगों का। ये तो थोड़ा सा नहीं है सर जी, बहुत इंटरेस्टिंग था। नहीं थोड़ा टाइम देखिए सर, वैसे भी ना आप देखिए, अब बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, बस 1.25 घंटा 1.5 घंटा पर्याप्त है। तो अब ये 2 घंटे करीब हो रहे हैं। अखिल जी मैं तो जा रहा हूँ, जरा जर्मनी जाना है मुझे, तो हाँ मैं क्लास क्लास नहीं, क्लास भी ऑफ कर रहे हैं, क्लास भी ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार मिश्रा जी, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ चले गए सर, हमारे चले गए क्या? थैंक हाँ यू भाई, सर। अखिल जी, जी 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 जी। ये एक पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था। हाँ हाँ, अरे हाँ सर बोलिए। देखिए